Okay, I'm sorry, I was on mute. So dear students, we are here today to discuss the fifth and the seventh chapter for our OCM revision. Day 3, we have already posted the videos for the first 4 chapters. Day 1 was first and second chapter. Day 2 was the third and the fourth chapter. I'm extremely overwhelmed with the response I have got from the students, the kind of comments, and the kind of emails that I've been getting is really motivating. We all understand, I think the teaching fraternity clearly understands that all along the year, there was a great uncertainty, exam hoga ki nahi hoga, offline hoga ki online hoga. काफी देर तक यही बात चल रही थी कि एग्जाम्स शायद ऑफलाइन ही होंगे, आई मीन ऑनलाइन होंगे, और उसके बाद जो सारे आंदोलन हुए तो बार बार बच्चों को ये डिस्ट्रैक्शन होता ही रहा है. एनीवेज फाइनली हॉल टिकट्स आए, हॉल टिकट्स और कुछ ही दिनों में ओरल्स शुरू हो गए तो पता ही नहीं चला. तो आई थिंक सारे टीचर्स भी ये जान रहे हैं कि बच्चों को कितनी परेशानियां उठानी पड़ी है, बट नेवरदलेस हियर वी आर. फॉर्चुनेटली हमारे सब्जेक्ट में हमें काफी दिन मिल गए रिवीजन के लिए, बिकॉज आपका सेकंड लैंग्वेज का पेपर पोस्टपोन हो गया है. लेकिन इसी के साथ हमें ये भी देखना है कि कैसे अब इसी समय में हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाकर प्रिपेयर कर सके. ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने देखा है कि जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है वो 10 मार्क्स के लिए है, दैट इज द चैप्टर ऑफ इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. तो जो हमारा ई बिजनेस ई कॉमर्स वाला टॉपिक है वो बोर्ड के पेपर में 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. इसके अलावा जो हमारा 7th चैप्टर है, फिर एक बार जैसे हम उसको बोलते हैं जैकपॉट चैप्टर, तो वो चैप्टर भी आपका टोटली है 17 मार्क्स के लिए. ओके, ध्यान दीजिएगा, 2 टॉपिक्स बड़े बड़े कैंसिल्ड है तो बाकी का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो पहला चैप्टर 10 मार्क्स, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 पहले करेंगे बिकॉज उसके ज्यादा मार्क्स हैं. तो लेट अस स्टार्ट राइट अवे एंड स्टार्ट विथ द 7th चैप्टर. सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन वंस अगेन. अब एक खास मुझे आज शेयर करना था सबके साथ. आई होप आप लोगों को ये स्क्रीन दिखाई दे रही है. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस स्क्रीन में हमने सारे डिलीटेड टॉपिक्स शुरू किए हैं. तो ये जो हमारे डिलीटेड टॉपिक्स हैं उसको हमें ध्यान से देखना है कि कैसे आपको इस टॉपिक के ऊपर से क्या चीजें ओमिटेड है. ठीक है, तो ये ओमिटेड टॉपिक्स हमें शुरू करने हैं और ओमिटेड टॉपिक्स में आपको आप देख सकेंगे कि किस तरह से ये जो भी यहाँ पे हमने टॉपिक्स बताए हैं वो सारे हमने ऑलरेडी फर्स्ट 4 चैप्टर्स के मार्क कर दिए हैं. आप देख सकते हो कि चैप्टर नंबर 5 में इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में कोई कैंसलेशन नहीं है, पूरा चैप्टर इंक्लूडेड है. आज जो हम 7th चैप्टर करने वाले हैं वो आपको नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स, ये 2 टॉपिक इसमें से ओमिटेड है. ठीक है, तो ये है हमारा पूरा फॉर्मेट. अब हम देखेंगे कि इसके अलावा हमने ऑलरेडी आपके साथ जो पीपीटी शेयर की थी उसी के कुछ हिस्से आज फिर एक बार देख लेते हैं जो आपके लिए रेलेवेंट है. ठीक है, तो हमें पहले देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ चैप्टर्स. तो अब हम देखते हैं बच्चों कि जो भी हमने यहाँ पर टॉपिक शुरू किया है, जैसे कि बिजनेस सर्विसेज मोस्ट इम्पोर्टेंट था. आप फिर एक बार देख लो, आज जो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन करने वाले हैं वो भी काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर में गिना जा रहा है. ठीक है, बिकॉज 17 मार्क्स पेपर में आने वाला है. ये जो है बेटा, ये जो मार्क्स विथ ऑप्शन है वो हर स्टूडेंट का अलग हो सकता है. एक स्टूडेंट होगा जो पूरा 17 मार्क्स उस पर अटेम्प्ट करेगा, दूसरा होगा जो शायद उस पर 15 मार्क्स करेगा, कोई और होगा जो 10 मार्क्स करेगा, एंड somebody else might do for 7 मार्क्स. तो ये कॉलम बिल्कुल सोचो मत इसके बारे में. आप देखो कि आपको इस चैप्टर पे 17 मार्क्स आने वाले हैं. सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है सिलेबस का, तो ऑब्वियसली आपको पूरे ध्यान से इसको पढ़ना है और इसमें से कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं. इसके बाद जो दूसरा हम कर रहे हैं चैप्टर वो यहाँ पर देखिए आपका इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस है.
तो काफी हद तक आपको पता होगा कि हमने इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस को ऊपर भी रख सकते हैं, आप मार्केटिंग के भी ऊपर रख सकते हो। तो अगर आपका मार्केटिंग चैप्टर इतना अच्छा नहीं हुआ है तो आप इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले कंप्लीट कर लो और उसके बाद आप मार्केटिंग करो तो भी चलेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट मार्केटिंग, इमर्जिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से कोई भी दो पूरा करना, ठीक है। तो एनीवेज दिस इज हाउ द फॉर्मेट इज। अब आगे बढ़ते हैं कि सितंबर के पेपर में इस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम सितंबर का पेपर का पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। यू विल सी दैट कैसे इस चैप्टर पे हमें यू नो द चैप्टर नंबर 4 जो है, और अदर वी आर टॉकिंग अबाउट इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बहुत ही सरप्राइजिंग रेवलेशन है। आप देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 पे ऑब्जेक्टिव्स 3 मार्क के आए थे, 2 कमर्शियल एक्सप्लेन टर्म कॉन्सेप्ट आए थे एंड एक केस स्टडी आया था। माने आप देख सकते हो पूरा का पूरा चैप्टर ऑब्जेक्टिव टाइप में से आया था। वंस अगेन आई रिपीट, ये हुआ सितंबर पेपर का एक एग्जाम्पल। जरूरी नहीं है कि हमारा यही पैटर्न आगे भी फॉलो होगा, ओके। हो सकता है इस एग्जाम में आपको केस स्टडी ना होगा, टर्म कॉन्सेप्ट एक ही होगा और एक 5 मार्क का शॉर्ट नोट हो सकता है, ठीक है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, आपको आइडिया है कि कौन से चैप्टर से लॉन्ग आंसर आ सकता है, कौन से चैप्टर से डिस्टिंक्शन आ सकता है, और आपको ऑब्जेक्टिव्स कहाँ कहाँ से कितने मार्क्स के आ सकते हैं, ठीक है। ये जो कॉलम है ना बच्चों, ये वाला कांस्टेंट रहेगा, स्टैंड यू नो अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो इसी बेसिस पे सारा पेपर सेट होने वाला है। ऑब्जेक्टिव्स में तो इतने मार्क्स आएंगे ही आएंगे, बिकॉज इस जैसे आपको पता है न्यू पेपर पैटर्न में 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, 8 मार्क के टर्म कॉन्सेप्ट है, प्लस यू हैव 6 मार्क्स ऑफ केस स्टडी। तो कुल मिलाकर 34 मार्क्स तो इसी में हो जाता है। तो ये एक चीज आपको काफी अच्छा समझना है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि आप यू नो वट एवर टेक्स्ट बुक वी आर फॉलोइंग, अंडर दैट यू विल सी दैट जो भी हमने यू नो पॉसिबल ऑप्शंस ट्राई किए हैं, जैसे कि हर चैप्टर में आपका कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक आपका ज्यादा कवर करना है, तो इसी के मुताबिक हम करेंगे। एक बात देखना है कि इमर्जिंग मोड्स के चैप्टर में से कुछ भी ओमिटेड नहीं है, तो उसके मुताबिक चैप्टर शुरू करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट विद द 5th chapter and that is about emerging modes of business. Before I actually go to the chapter, एक मैं क्विक रिकैप करूंगी कि हमने इतने दिनों में जो भी मेथड अडॉप्ट किया है, तो वो मेथड हम अडॉप्ट करने के लिए क्या हम यू नो सिस्टम अपनाएंगे। तो ये जो हमें करना है, तो ये अब हम देख सकते हैं यहाँ पर अंडर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस देयर इज नॉट अ सिंगल टॉपिक ओमिटेड, ओके। चलो, अब जैसे हमने वो स्क्रीन देखा था उस तरह से आप समझ सकते हो कि जो हमारा कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसमें से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक के लिए मैं आपको फिर एक स्लाइड पर लेकर जाऊंगी और वहां हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। जैसे हमेशा रोज ही हम देख रहे हैं कि इस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का चैप्टर। फिर एक बार मैं कहूंगी टेक्स्ट बुक्स में मार्किंग करते जाइए। तो अगर आपने ऑलरेडी मार्किंग कर लिया है, अदरवाइज ये यहाँ पे जरूर देखिए कि किस तरह से आपको कौन से टॉपिक ज्यादा आने वाले, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एक शॉर्ट नोट आएगा और ये जो सारे टॉपिक्स है ना, स्कोप ऑफ ई बिजनेस, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस, ये सभी कुछ एक हिस्से में, एक पार्ट में शॉर्ट नोट की तरह आ सकता है, और दूसरा एक पॉसिबिलिटी है कि जस्टिफाई के लिए आ सकता है। अब कुछ बोर्ड पेपर्स में बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस पे एक अलग सा शॉर्ट नोट आया था, करेक्ट। सिमिलरली कुछ पेपर्स ऐसे भी थे जिसमें लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस पे पूरा अलग से शॉर्ट नोट आया था। तो ये इस तरह से आपको यू नो यू हैव टू बी रेडी अबाउट हाउ, या तो बेनिफिट्स पे पूछ लिया या लिमिटेशंस पे पूछ लिया। समटाइम्स अगर सिर्फ ई बिजनेस पे पूछा तो भी आपको
ये ब्रीफ में बनाकर आंसर लिखना होगा। कुल मिलाकर नो लॉन्ग आंसर इन दिस चैप्टर, नो डिस्टिंग्विश बिटवीन। एक कंपैरेटिव स्टडी हमको दिख रहा है यहाँ पर, या रादर पीछे 2-3 डिस्टिंक्शन है, बट ट्रस्ट मी हम उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए मानते हैं। हम नहीं समझते हैं कि ये हमें इस तरह से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए पूछ सकेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हमें ये समझना है कि कैसे शॉर्ट नोट आ सकता है, जस्टिफाई आ सकता है ऑन ई बिजनेस। सेकेंड आंसर ऑन दिस चैप्टर, शॉर्ट नोट ऑन प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये सबने मार्क कर लिया है अपने टेक्स्ट बुक में होपफुली। और तीसरा पॉसिबल आंसर जो है वो है शॉर्ट नोट या जस्टिफाई ऑन द टॉपिक ऑफ आउटसोर्सिंग। अब बचा ये सारी बातें, तो बीपीओ, केपीओ, एलपीओ, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं डाउट्स इसके बारे में, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम ये करना है कि नहीं करना है। देखो, अगर आपका ये ऑलरेडी हो चुका है बहुत अच्छी बात। इफ यू हैव नॉट येट स्टडीड दिस, अभी तक अगर आपका ये नहीं हुआ है तो प्लीज प्रिपेयर इट ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव्स फॉर वेडनेसडे। बुधवार को पेपर में इसके ऊपर आप ऑब्जेक्टिव्स लिखने के लिए तैयार हो। बाकी शॉर्ट नोट अगर आएगा, अगर आया, चांसेस कम है, इफ देयर इज अ शॉर्ट नोट, तो आप उसके उस शॉर्ट नोट को चॉइस में छोड़ सकें। ठीक है, तो ये सेफ है, डोंट वरी। ठीक है, तो ये हो गया अपना इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के बारे में। अब हम एक नजर डाल लेते हैं अबाउट चैप्टर नंबर 7 ऑल्सो बिफोर वी स्टार्ट विद अवर चैप्टर। अब देखो कितना डिफरेंस है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में 17 मार्क्स हैं। ओके, प्लीज गो टू द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में आप देखोगे कि यू हैव ऑलमोस्ट 17 मार्क्स, तो लॉन्ग आंसर फिर भी इसके ऊपर नहीं है। तो अब जब लॉन्ग आंसर नहीं है तो किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर? वन आंसर पक्का इज डिस्टिंक्शन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, और स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। तो ये एक डिस्टिंक्शन आउट ऑफ द 3 पॉसिबल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बीच में, स्टेट और नेशनल के बीच में, या डिस्ट्रिक्ट और नेशनल। ये एक डिस्टिंक्शन आपके पेपर में 99% आने वाला है। इसके बाद आप देख सकते हो टॉपिक नंबर 7.3 इज ओमिटेड एंड टॉपिक नंबर 7.5, इन अदर वर्ड्स नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं करना है, एज वेल एज 7.5 टॉपिक जो है which is about rights of rather responsibilities of consumers, ये 2 टॉपिक नहीं करना। अब जो भी बच जाता है उसके ऊपर हमें जस्ट शॉर्ट नोट आ सकते हैं 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के, और 4 मार्क्स का जस्टिफाई आ सकता है। आप देख सकते हो सब जगह हमने ये मार्क किया। प्लस आप ऊपर देखिए इस चैप्टर पे, बिकॉज 17 मार्क्स हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकेगा, टर्म्स, तो 2 मार्क का टर्म कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, केस स्टडी भी आ सकता है। फिर एक नजर डाल लेते हैं, लेट अस सी सितंबर पेपर में इस टॉपिक पे क्या पूछा गया था। देखो यहाँ पर सितंबर के पेपर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आए थे। टर्म कॉन्सेप्ट बेटा एक आया था 2 मार्क के लिए, करेक्ट। देन यू हैड एक डिस्टिंक्शन आया था सितंबर के पेपर में, एक आंसर इन ब्रीफ और एक जस्टिफाई। इस तरह से पूरे 17 मार्क्स सितंबर के पेपर में कवर हुए थे। आप अगर एक इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये ही सिस्टम रहेगा इवन इन दिस सितंबर पेपर। साधारण यही मोस्टली होने वाला है। इसमें से केस स्टडी आने का शायद थोड़ा चांस कम है। तो ये हो गई बात अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अब स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट राइट अवे विथ आवर चैप्टर नाउ, एंड टुडेज चैप्टर फॉर आवर रिवीजन इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो अब इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में जो हम देख रहे हैं कि इमर्जिंग मोड्स में you have seen this topic. Okay, I'll just go back to the topic and just check if you've not been able to see my
screen regarding this. I will just share and tell you about the topic that I'm talking about. I'll just go back since my screen was not shared regarding that. I'll just take you to that page and just see if you see the screen. बेटा वापस एक बार इसका आप नोट कर सकते हो कि इस टॉपिक पे हमें क्या क्या आने वाला है. ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया. अब I'll just check with my screen sharing once again. Just a minute. Fine. So now I think my screen is visible. If you will see here that under consumer protection, we have objectives, terms for 5 marks. So totally 5 marks of objectives are covered and you have another 12 marks of theory question. ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं. Let us start with our textbook. ठीक है, टेक्स्ट में जो हम देखेंगे तो आपके इस टॉपिक का हमने जो कैंसल पोर्शन था वो भी देख लिया है, वो भी मार्क कर लिया ही होगा सभी ने. अब कंटिन्यू करते हैं, आ जाते हैं टॉपिक ई बिजनेस के ऊपर. अब देखो लाइक वी सेड लास्ट सितंबर पेपर में तो पूरा 10 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स आ गया था और हर साल ऐसा नहीं होगा. हम स्टार्ट शुरू कर देते हैं इसके ऊपर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में. अब देखो यहाँ पर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मार्क करेंगे सब लोग. ई बिजनेस मीन्स यूजिंग द इंटरनेट टू प्रोवाइड टू कनेक्ट पीपल एंड प्रोसेस. इट ओपन्स new doors to customers around the world. In this full paragraph, please make a note. You're going to write down that there we are expecting a question on justify. Everybody, please note down. Justify is what we expect in this part of the question. अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे, the question appears in the board exam like this: that e-business has made it easy to sell products in the ग्लोबल मार्केट. ओके, तो ये जो जस्टिफाई का क्वेश्चन है इसका पूरा आंसर, काफी सा आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिलेगा एंड इससे पूरा का पूरा रीजन आप दे सकोगे. ओके, सो आई होप एवरीबडी हैज नोटेड डाउन. फर्स्ट इंपॉर्टेंट, जस्टिफाई दैट ई बिजनेस हेल्प्स यू ट्रेड ऑन द ग्लोबल मार्केट. ओके, चाहे जो भी वर्ड्स हो आपको यहाँ से इस हिस्से से इसके आंसर्स ढूंढने. ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि ई बिजनेस मीन्स, तो वन मोर मीनिंग यू हैव ओवर देयर. जैसे कि हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स भी काफी यहाँ पे कवर होने वाले हैं. तो आप देखो वर्ड्स, जैसे हमने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी मार्क कर दिया है. सिमिलरली यू विल हैव अनदर full form. What is the full form of e-business? It is electronic business, which refers to, okay, it refers to the entire combination of web, internet, intranets, extranets, or any other such to conduct business. So intranet is networking which is done within the organization. So if there is a full building where all the employees of the same company are working, they have this system where internally they are connected without internet, which would be called intranet. Okay, so all these different systems are there. Today, of course, we are all, whether it is in the same premises, everybody is on the web or the internet. So this is how we have the entire topic, the important objective that we have here. And under e-business, we have to see how the total concept has to be done, started with this meaning. Okay, तो ये दो meaning आपने पढ़ लिए, काफी हो जाएगा. Okay, अब इसी पैराग्राफ में से आपको जस्टिफाई का भी आंसर मिल जाएगा. ओके, एंड देयरफॉर यू सी कैसे कंक्लूजन दिया है. देखो, टेक्नोलॉजी इज मूविंग फास्ट टू मेक थिंग्स पॉसिबल टुमारो व्हिच मे
seem impossible today. So we are seeing that today, because of internet, because of e-business, today things which had been unheard of, simple things that we know about, like we had never thought of work from home, which is now such a popular concept. For the last 2 years, the world has survived the pandemic to a large extent because of e-business, because of internet, because of things like work from home. Online transactions have been happening, and employees all over the world have been connecting to their servers in the office over the internet, and the whole world has actually functioned. So we see now that this is the future, and definitely e-business is here to stay. Once again, you see the meaning के पैराग्राफ में first बहुत ही important objective mark करेंगे. The term e-business, that is electronic business, is derived from the term which is called as email and e-commerce. Okay, तो कौन से दो शब्द हैं objective के लिए तैयार रखना है? It is email and e-commerce. Okay, तो ईमेल के लिए हम बोलेंगे कि कैसे how the first concept that started on the internet was this, and then trade both together, put together, is e-business. Okay, तो ये important objective हो गया. अब इसके बाद आप यहाँ पे एक रीजन दे रहे हैं. देखो अब यहाँ पे शायद ये जस्टिफाई बोर्ड में पूछ सकते हैं that we must say you have a sentence that e-business, e-commerce is a branch of e-business. Let us say this is your justify sentence. ठीक है, तो चलो मार्क कर लेते हैं. Please write down over there. E-business, e-commerce is the branch of e-business. Okay, so if you will see here, what is the explanation? How will you explain this term? If you will see here that there are some people who confuse between the term e-business and e-commerce. No, they are not interchangeable. They are not synonymous. E-commerce is only buying and selling of goods online, while e-business encompasses, it includes all the business conducted online. For example, you have your, let us say आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, आपको आधार कार्ड में अप्लाई करना है, जो भी ये सारे काम हैं आजकल आप ऑनलाइन कर सकते हो. तो व्हेन ई बिजनेस की बात कर रहे हैं तो वो ये सारे सर्विसेज मिलाकर बात कर. ई बिजनेस में आप उबर भी बुक कर सकते हो, ओला उबर बुकिंग हो सकता है, आप मिंत्रा अमेजोन से शॉपिंग भी कर सकते हो, और आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हो. बट इन ई कॉमर्स वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट buying and selling, like what we do on Myntra or Flipkart or Amazon or OLX पे जो कस्टमर्स माल बेचते हैं. तो ये पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं, and that is why e-business is a much wider term, e-commerce is a narrower term. तो ये ध्यान में रखते हुए इसका जस्टिफाई का आंसर बना सकते हो. अब आ जाते हैं स्कोप ऑफ ई-कॉमर्स, ई-बिजनेस. तो अभी हमने देखा कि ई-बिजनेस का मतलब सिर्फ it is not just buying and selling of goods. Okay, it is not just जो हम e-commerce बोलते हैं उससे काफी वाइड है. जैसे हमने बोला, you see the examples here, business functions, अलग अलग business functions में e-commerce काम आ जाते हैं. कौन कौन से business functions में e-commerce काम आ जाता है? प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे स्टाफ की सैलरी ई बिजनेस पे कैलकुलेट हो जाती है. जैसे आप विजय सेल्स के एक स्टोर में जाते हो, वहां पर वो आपको उनके वेबसाइट से देखकर बता देंगे कि हमारे पास ये मॉडल का टीवी नहीं है, बट हमारी ये ब्रांच में आपको यही मॉडल मिल जाएगा. तो दैट एवरीथिंग व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बाइंग रॉ मटेरियल्स फॉर योर फैक्ट्री, so it is going to be you will be able to find out which supplier will be able to provide you those raw materials. So in other words, all of these concepts are applicable for production, finance, marketing, personnel administration होता है staff. तो staff को administration, उनका salary calculation, उनके data collection, everything is possible. अब आ जाते हैं यहाँ पे और बढ़िया एग्जाम्पल्स दिए हैं. देखो जैसे ई बिजनेस में और क्या आ जाता है,
वेरियस बिजनेसेस एंड पेमेंट एप्स. ओके, जो भी पेमेंट एप्स जो हम यूज कर रहे हैं, स्विगी, ओला, गूगल पे, फोन पे, ये सारी चीजें कवर हो जाती है इन द पार्ट ऑन व्हाट वी मीन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ गूगल पे. तो ये इस तरह से सारा कवर हो रहा है. एंड अब आ जाते हैं फ्रॉम दीज 6 पर्सपेक्टिव्स of a firm, electronic transitions and networks, we have 6 directions. Okay, B2B, sale is done by one business, so the contact or the e-business is done from buyer to seller, and both the buyer and seller are businessmen, business entities. ठीक है, जैसे आई थिंक अलीबाबा इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दिस. तो बिजनेस टू बिजनेस, और अब कोई भी न्यूज़पेपर्स खोलो, ये सारे टर्म्स आपको दिखाई देंगे, B2B, B2C, C2B. तो ये सभी कुछ अभी कॉमन कॉइनेज है, सारे बच्चों को पता होना चाहिए. तो अब दूसरा पॉइंट जो देखिए आप, बिजनेस टू कंज्यूमर. तो ये हो गए हमारे सारे अमेजॉन, मिंत्रा वाले सेल पॉइंट्स. जैसे आप देखते हो कि कस्टमर पहले एक नीड आइडेंटिफाई करता है, और उसके मुताबिक जैसे ही बिजनेसमैन देखता है कि कस्टमर को इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, इमीडिएटली सप्लायर्स खड़े हो जाएंगे जो वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करेंगे. तो जो ट्रांजैक्शन बिजनेस और कंज्यूमर, माने सप्लायर, सेलर और कंज्यूमर के बीच में हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज B2C. ओके, B2C. You see the examples there. Flipkart is given, Amazon, all of these are B2C websites. Then you have customer to business. Okay, so when you are booking a cab, the transaction is between a customer and a service provider, the businessman. That is why it is called as consumer to business. Okay, so there are several such services. You can book for food deliveries. ये सारे customer to business वाले electronic transactions में आ जाते हैं. तो this is again an example of customer to business. Then again you have customer to customer. Of course, eBay is not a popular example anymore. यहाँ पे हम OLX की बात करते हैं. आपने देखा ही होगा उसका ad, OLX पे बेच दे. You know that wonderful ad which they have. 6 महीने तक कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं है, OLX पे भेज डालो. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, this is what we mean by C2C. Customers can upload products, pictures on a particular website. वो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करेंगे, और वो प्रोडक्ट को जिनको खरीदना है वो भी उस वेबसाइट पे जाएंगे. सपोज आई वांट एन लैपटॉप, और मैं OLX की साइट पे जाके सर्च करके आई लुक एट क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, और उसके मुताबिक मैं पसंद करूंगी. तो आई विल बी एबल टू बाय अ सेकंड हैंड लैपटॉप एट अ गुड प्राइस फ्रॉम दैट वेबसाइट विदाउट एनी मिडलमैन कमीशन. तो ये एक और टाइप हो जाता है, विच इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर. राइट, सो द कॉमन कंज्यूमर पोस्ट एन आइटम, तो वो उसके फीचर्स लिखेगा, और जो साइट है वो उसके जो भी इंटरमीडियरीज है, जस्ट टू मैच द कंज्यूमर. तो ये दोनों को कांटेक्ट करवाने के लिए, जैसे एक एजेंट का काम है, तो वो इंटरमीडियरीज दोनों को कांटेक्ट कराएंगे. एंड इंटरनेट से ये पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाता है. कोई फिजिकल कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी को फेस टू फेस आने की जरूरत नहीं है. एंड इसी हर प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा, आपको उसमें आप रेटिंग दे सकते हो, आप उसमें कमेंट्स दे सकते हो. तो जैसे जैसे आप वो प्रोडक्ट्स देखते जाते हो, किसी का रिव्यू होता है उसमें, तो उससे आपको आप डिसाइड कर सकते हो, स्टार रेटिंग से डिसाइड कर सकते हो, कमेंट से डिसाइड कर सकते हो. तो ये बहुत ही इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म हो गया है आजकल. और सपोज हमने C2C प्लेटफॉर्म से कोई प्रोडक्ट खरीदा और आप उससे खुश नहीं हो, तो वहां पे आप कंप्लेन भी कर सकते हो. एंड यू सी द वर्ड ओवर हियर, रिड्रेसल. ओके, कस्टमर की आपकी कंप्लेन को सॉल्व भी किया जाएगा. सो ये हो गया आपका रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स. सो दैट इज द C2C कॉमर्स लाइन. नाउ वी गो टू द फिफ्थ वन, एंड दैट इज बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन. So this part of e-commerce encompasses all the transactions which are conducted online between business
एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे हम बोल रहे थे, पासपोर्ट की एप्लीकेशन है, आपको आरओसी में आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ये भी B2A, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन में हो जाता है। इनकम टैक्स पेमेंट्स के लिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके डायरेक्ट इनकम टैक्स फाइल कर सकते हो, रिटर्न्स फाइल कर सकते हो। ऑल ऑफ दीज लाइसेंसेस है, परमिशंस है, वो सब कुछ अभी ऑनलाइन हो रहा है। And this is the reason, dear students, why the pandemic has brought a major change। जो पहले चीजें otherwise it was so difficult, आपको RTO में जब लाइसेंस के लिए जाना है तो एक्चुअली RTO में जाके पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। अब आप देख सकते हो कि ये सारी चीजें, पासपोर्ट ऑफिस के अपॉइंटमेंट्स, RTO के अपॉइंटमेंट, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। और आप B2A जो ई-कॉमर्स का ट्रांजैक्शन मोड है, उससे ये चीजें possible है online। The sixth type that you have is consumer to administration। You will see that consumer to administration model encompasses all electronic transactions conducted between individuals and public administration। ठीक है, तो when I want to what we were just talking about, B2A or rather businessman to administration, इंडिविजुअल के लिए हम कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे। और इसमें ये एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, गेटिंग पासपोर्ट, गेटिंग आधार कार्ड, लाइसेंसेस, ड्राइविंग लाइसेंसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस वाज बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे कंपनीज के रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स कंपनीज का हो जाता है। C2A में इंडिविजुअल के पासपोर्ट एप्लीकेशन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स रिटर्न्स इज पॉसिबल। नाउ एक ऑड वन आउट आपको इसमें आता है, जैसे कि आपने देखा होगा आपके टेक्स्ट बुक के पीछे है। ऑड वन आउट में इस तरह से क्वेश्चन है, B2B, B2C, A2Z और C2B। तो नेचुरली ऑड वन आउट इज A2Z। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में पीछे ऑड वन आउट इंपॉर्टेंट सा दिया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट यू हैव टू स्टडी। तो अब ये जो फर्स्ट आंसर है स्टूडेंट्स, ये आपको पूरा बाय हार्ट करना है, सारे टाइप्स याद करने हैं, फुल फॉर्म याद करना है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द 6। ओके, डू नॉट मेक अ मिस्टेक। तो ऑड वन आउट में भी अगर आपको परफेक्ट याद नहीं है तो आप गलत कर जाओगे। नाउ वी गो टू द सेकंड आंसर इन दिस चैप्टर एंड दैट इज ई बिजनेस का फायदा क्या है। ओके, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस। वंस अगेन प्लीज नोट डाउन, एक बहुत ही बार बार रिपीटेटिवली जस्टिफाई क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। अब आप देख सकते हो, अगर मैं जस्टिफाई लिख रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस टॉपिक पे आपको शॉर्ट आंसर नहीं आएगा, जरूर आ सकता है। तो यही क्वेश्चन जस्टिफाई के लिए भी हुआ, उसके बाद ये आपको शॉर्ट नोट के लिए भी पूछ सकते हैं। सो दैट इज अंडरस्टूड। हावेवर प्रैक्टिस हमें जस्टिफाई के लिए ज्यादा चाहिए, इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ अबाउट justify questions। अब जो यहाँ आप देख सकते हो, if you will see here that we have benefits of e-business, the main advantage of e-business is to get product information online। माने आपको you don't need to go to the shop, you don't need to actually meet the seller face to face, there is no need, there is no requirement that you will have any kind of traveling to be done। इवन मिडिल ऑफ द नाइट यू हैव टाइम, आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, आपको कुछ शॉप जब खुली है उसी टाइमिंग में शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जो बेनिफिट्स हैं वो हमें ये बता रहे हैं। द सेंटेंस व्हिच इज आस्क्ड इन द बोर्ड फॉर जस्टिफाई इज e-business is easier to set up than traditional business। I repeat, e-business is easier to set up than traditional business। अब इसमें देखो क्या फायदा है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आंसर कैसे शुरू करेंगे, कोई भी जस्टिफाई हो, कैसे आंसर शुरू करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मीनिंग ऑफ ई बिजनेस। सबसे पहले जो ऊपर हमने लाइन लिखा है, हाईलाइट किया था, मीनिंग ऑफ ई बिजनेस लिखा, कब से शुरुआत हुई बिजनेस की वो लिखा। अब शुरू करेंगे, द मेन एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस इज प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाती है। Now if you go on any of these sites for shopping, every detail about the product, say for example you're shopping garments, so garments के color, shade, fabric, the pattern that you have, जो photographs post किए होते हैं
एक वीडियो भी होता है उसके ऊपर, प्रोडक्ट का समटाइम्स दे इवन टेल यू द वेट, कितना वजन है उसका, साइज तो बताते ही हैं। तो ये सारी चीजों से ऑनलाइन आपको पूरा ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। सो यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन, देखो स्टेप्स देखो, गेट द इंफॉर्मेशन, order online, as well as make payment maybe online or COD, cash on delivery bhi possible. So this is how you have the meaning. In this way, seller and buyer both get the advantage of internet platform. तो ये हो गया आपका benefits of e-business का introduction. अब हम शुरू करते हैं. You see there, traditionally, now you are comparing this with the traditional business, okay, in the second paragraph. So if you see here, traditionally trading by buyers and sellers kaise hota tha? 3 channels were it. First, they would meet face to face. The second possibility was they would email to each other, okay, or rather before email they would post a letter to each other. एंड द थर्ड वाज फोन पे ऑर्डर दिया जाता था. अब ये जो ऑप्शन आ गए हैं, दैट पर्टिकुलर इंटरनेट ऑप्शन दैट वी हैव नाउ, इट इज नाउ बिकम द 4th चैनल फॉर ट्रेड. ओके, तो ये आपको पता होगा लास्ट ईयर यू हैव डन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेलर्स. ओके, अब रिटेलर्स के आगे ये और एक चैनल खुल गया है एंड दैट इज इंटरनेट ट्रेड. ओके, देयर इज नो लिमिट. बड़े बड़े स्टोर्स, बड़े बड़े मॉल्स, सभी ने देखा कि आज उनके शॉप्स में फुटफॉल्स कम हो रहे हैं, लोग कम आ रहे हैं, और बड़े बड़े स्टोर्स ने, शॉपर्स स्टॉप बोलो, वेस्ट साइड बोलो, मैसिव बिजनेसेस है, मैसिव प्रॉपर्टीज खरीदी है बॉम्बे में और उसमें उनके स्टोर्स डाले हुए हैं, कई ब्रांचेस हैं. उन सभी ने ऑनलाइन ऑप्शन भी शुरू कर दिया है. तो ऐसा नहीं है कि वो स्टोर्स अभी भी वही ट्रेडिशनल मेथड पे आ गए हैं. दे हैव रियलाइज दैट अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें ये मॉडर्न टेक्निक, द 4th चैनल फॉर ट्रेड, ऑनलाइन बिजनेस करना ही पड़ेगा. नाउ लेट अस कम टू द मेन आंसर. तो जैसे हम जानते हैं, हाउ मेनी मार्क्स डू वी एक्सपेक्ट दिस फॉर? वी एक्सपेक्ट दिस फॉर एटलीस्ट अराउंड लेट अस से benefits of e-business will be covered in your exam for 4 marks. justify होगा या short answer होगा. Let us start with the points. सबसे पहला formation. अब आप देखो पूरा का पूरा आंसर कैसे वो लोग कंपेयर कर रहे हैं. The formation of traditional business is difficult, whereas formation of e-business is relatively easy. एकदम सिंपल डायरेक्ट जस्टिफाई का आंसर है. तो ऐसा जस्टिफाई का आंसर इतना डायरेक्टली दिया होगा कम ही है टेक्स्ट बुक में. तो अगर ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो लपक के ये अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि इसका अच्छा खासा आंसर तुमने लर्न किया होगा. अगर कहीं पे रैंडम आपको 4 चीजें जमा करनी है तो वो वैसे रिस्क वाले जस्टिफाई मत अटेम्प्ट करो. अगर इतना बेटर डायरेक्टली आंसर मिला है तो अटेम्प्ट दैट एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस. सेकंड पॉइंट, व्हाई इज ई बिजनेस बेटर? बिकॉज आपका इन्वेस्टमेंट काफी कम हो जाता है. इन ट्रेडिशनल बिजनेस you have to have a store, you have to have interior decoration, you have to appoint salesmen, you have to attract your customers with window display etc. But in online transaction आपने सिर्फ ऑनलाइन, आपको स्टॉक भी नहीं रखना पड़ता है. ट्रेडिशनल बिजनेसमैन को तो स्टॉक हमेशा पैसा इन्वेस्ट करके खरीद के तैयार रखना पड़ेगा. एंड therefore in online business, in e-business, there is lower investment required. You see point number 3. At middle of the night, आप shopping कर सकते हो. 24 hours a day, 7 days a week, 365 days in a year, आप कभी भी अपना shopping कर लो. Convenience is a very important factor. तो ये ऐसे जो भी points हैं, if you will see here that e-business is actually a business which is enabled and enhanced by electronics. Okay, आजकल इंटरनेट की स्पीड इतनी फास्ट है. some years back आप ऑनलाइन जब ऑर्डर प्लेस करते थे तो ऐसा होता था कि बिल्कुल आप पेमेंट हो चुका है और ऑर्डर प्लेस होने के पहले आपका इंटरनेट ऑफ हो जाता है. All of these problems have been gradually solved
Online shopping has become really a smooth and a simple, easy step. So common households also are using this format. So convenience is a third advantage of e-business. Fourth point, what we already discussed, speed. At the click of your mouse, you within a minute, say for example, we have these ads on television where the mother or the father is asking the son, so बेटे पे सोफे पे बेटा बिल्कुल रिलैक्स मोड में लेटा हुआ है, एंड वो पेरेंट पूछते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दिया क्या, तो बिल्कुल उस समय उसे याद आता है कि ओ माय गॉड आई हैव नॉट फिल्ड द इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उसी पोज में बैठे बैठे विद इन अ फ्यू सेकंड्स वो ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पेमेंट कर देते हैं, एंड इट्स लाइक ओ माय इट्स डन. Speed is a very important aspect. You're saving time on all of these, making and has made life completely different and easy. Then again you have ग्लोबल एक्सेस. तो जैसे मैंने बताया, दो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आते हैं, दो जस्टिफाई आते हैं. वन वाज ट्रेडिशनल बिजनेस इज डिफिकल्ट टू सेट देन ई बिजनेस, तो ये पॉइंट्स लिखने हैं. प्लस ई बिजनेस अलाउज ग्लोबल प्लेटफॉर्म, तो ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म वाले जस्टिफाई में भी आप ये सारा लिख सकते हो. Internet is truly without boundaries. On one hand, it allows the seller to access the global market. On the other hand, it offers freedom to the buyer to choose products from any part of the world. Today, people are buying Indian products all over the world. Indians also are able to sell their products to different countries in the world. Of course, there are some rules. जैसे Amazon के कुछ प्रोडक्ट्स जो अमेरिका में अवेलेबल हैं वो इंडियन मार्केट में नहीं होते हैं. दैट्स बेस्ड ऑन द कंपनी. बट इन जनरल, since face-to-face interaction is not required, today sellers have global access. Okay, पूरे ग्लोब में वो अपना माल बेच सकते हैं, पूरे ग्लोब से खरीद सकते हैं. Point number sixth advantage we have here, मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी. एक जमाना था जब पोस्टमैन आता था हर ऑफिस में, हर कंपनी में बड़ा सा फाइल लेकर आता. You can imagine today with the kind of numbers, the population we have, the kind of transactions we have, आज अगर इंटरनेट नहीं होता तो paper would have been the biggest scarce commodity in the world. सारे बाकी के भी पेड़ कट चुके होते थे. So a very very good important benefit we are having. जब इंटरनेट आया तो कुछ समय तक लोगों का फिर भी ये इंसिस्ट करते थे कि नहीं फिजिकल ऑर्डर तो आप मुझे फिर भी पोस्ट से भेजा करो. धीरे धीरे today society has accepted that email is a permanent stuff. It is not going anywhere. It can be used as proof even years later. तो अब हमें फिजिकल पेपर्स की जरूरत नहीं है. तो आपके इंडिविजुअल्स के लिए भी आप अपना मोबाइल का बिल ईमेल पे मंगा सकते हो. कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट भी ईमेल पे आ जाते हैं. तो हमारा सोसाइटी में काफी हद तक पेपरलेस सोसाइटी की तरफ जा रहा है, विच इज रियली a major step for environment. 7th point of advantage of e-business, government is constantly supporting it. Government wants maximum transparency. Naturally, had we not had this infrastructure, अगर आज इंटरनेट चीप नहीं होता इंडिया में, इनफैक्ट कुछ सालों पहले बिफोर जियो, इंटरनेट वाज रियली वेरी एक्सपेंसिव. थैंक्स टू जियो मार्केट में प्राइस वॉर हुआ है एंड आज सबके प्राइसेस काफी रीजनेबल अफोर्डेबल लेवल पे है. तो एवरी कॉमन मैन आल्सो इज डूइंग इट, गेटिंग इंटरनेट. तो ये फायदा है ऑनलाइन ई बिजनेस का. लास्ट इज पेमेंट इज वेरी इजी. यू कैन डू इट विद अ क्रेडिट कार्ड, फंड ट्रांसफर, एंड समटाइम्स यू कैन इवन डू इट बाय, इफ यू वांट, यू प्लेस द ऑर्डर एंड पे बाय कैश. So these are advantages of e-business. If you get a 4 marks answer, you will have to write all these 8 points because they're all very brief, very simple language they've been explained. You can write the same title, but आप उसको explain अपने words में जरूर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो आप चाहो तो जब चाहो वो आप 100% पूरा का पूरा आंसर ओन वर्ड्स में बिल्कुल लिख सकते हो. कीवर्ड्स हमेशा कोशिश करो पढ़ते समय कीवर्ड्स अंडरलाइन करते जाओ और वो आपको आपके पेपर में जरूर लिखना है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आंसर, लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर
जो सारे ट्रेडिशनल बाइंग एंड सेलिंग के फायदे हैं, जैसे आप प्रोडक्ट को छू सकते हो, देख सकते हो, शॉप में जाते हो, उसका कलर, उसका साइज, उसका लुक, ओके जैसे फॉर एग्जांपल गारमेंट है तो आप एक्चुअली ड्रेस पहन के ट्रायल रूम में चेक कर सकते हो. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पॉसिबल इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस, which is not possible in e-business. Now they have made a solution to this problem also. The kind of return and exchange policy that these companies have these days. आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ही ज्यादा इजी रिटर्न पॉलिसी अलाउड है. तो इसकी वजह से बहुत ही जल्दी से आपको प्रोडक्ट ट्राई करके आप उसको 30 डेज रिटर्न अलाउड है. तो उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. पर्सनल टच का प्रॉब्लम नहीं. आपको फैब्रिक आया घर पे, आपने छू के देखा, ट्राई करके देखा, पसंद नहीं आया, रिटर्न कर दी. तो दिस इज हाउ यू हैव लैक ऑफ पर्सनल टच का भी प्रॉब्लम निकाल दिया उन्होंने. डिलीवरी टाइम अगर आप देखोगे तो अगर आप फॉर एग्जांपल अमेजॉन प्राइम के मेंबर हो, देखो जैसे यहाँ उन्होंने बताया है कि अमेजॉन प्राइम 1 डे डिलीवरी एश्योर कर देता है. तो समवेयर सम टाइम प्रोडक्ट्स के डिलीवरी में टाइम लगता है, अदरवाइज इट इज प्रीटी क्विक. yes, the major concern that you have ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, एक मेजर डिसएडवांटेज हम आज देख सकते हैं, वो है हमारे हैकिंग का चांसेस होता है. हमारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट से जब हम कनेक्ट करके रखा हुआ है, आपका पेटीएम आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है, देयर आर चांसेस ऑफ सम साइबर क्राइम्स एंड देयर कैन बी पॉसिबल फ्रॉड्स ओवर हियर. तो सिक्योरिटी इशू ये कंसर्न है जरूर. ऑफकोर्स उसके लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे वो बोलते हैं ओटीपी किसी से शेयर नहीं करना है, किसी को आपको अपना पासवर्ड नहीं बताना है. ऐसे रूल्स अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो आपको यहाँ पर भी सिक्योरिटी इशू नहीं आएंगे. However, because of lack of knowledge, very often people do suffer losses in online transactions. Fourth difficulty of e-business, limitation of e-business, government interference. बहुत सारी कंपनियों को बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस, लाइसेंसेस फॉलो करना है. तो ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने से पहले it becomes a very difficult process for them to start. And the last point you have, since there is no direct contact, okay, जैसे हमने ऑनलाइन we have heard about all these stories about ऑनलाइन फोन ऑर्डर किया और अंदर से पत्थर निकले. तो आपने पेमेंट तो ऑनलाइन कर दिया था एंड देन यू टुक द डिलीवरी, और अब वो लीगल एक्शन लेना, वो सप्लायर को पकड़ना, सब कुछ ऑनलाइन है, तो कहाँ जाके हम आप डिमांड करोगे. तो ये एक रिस्क हो सकता है. बट इफ यू आर बाइंग फ्रॉम ट्रस्टेड सिक्योर्ड वेबसाइट्स which is HTTPS, okay, so when you're logging in, make sure that it has the S, which is secured. So then you are kind of safe when you're doing these transactions. So this completes your third answer in this topic. The first one we did was the 6 types of e-commerce combinations, B2B, B2C, etc. The second you did was benefits of e-business. Third was limitations of e-business. अब आ जाते हैं इस टॉपिक पर second last answer पे, and that is what are the steps of online transaction. एक favorite objective यहाँ का मैं बता दूं, arrange in proper order में आपको क्वेश्चन आता है, जंबल किया जाता है. समझो पहले लिखा है placing an order, तीसरा लिखा है पेमेंट, चौथा लिखा है, थर्ड लिखा है registration. Placing an order, payment and registration. अब आपका क्वेश्चन क्या है, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर. तो आपको जैसे यहाँ दिख रहा है, सबसे पहले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में क्या करेंगे, कोई भी ऐप डाउनलोड किया, कोई भी वेबसाइट पे गए, सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा. कई बार हम इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं पे हम ब्राउज कर रहे हैं, हमें एक प्रोडक्ट का एड फ्लैश हुआ, हमने ब्राउज करना शुरू किया, हमने अपने शॉपिंग कार्ट में डालना शुरू कर दिया. जब आप प्लेस ऑर्डर करने जाओगे तो पहले स्टेप क्या करना होगा, फर्स्ट यू विल हैव टू रजिस्टर. नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड, रजिस्ट्रेशन में यूजुअली क्या डिटेल्स मांगते हैं, योर ईमेल इज आस्क्ड, ओके, कस्टमर्स नेम,
उसका पिन नंबर खास पूछते हैं, बिकॉज वो कहाँ से वो कस्टमर ब्राउज कर रहा है और उस एरिया में सप्लाई करते हैं कि नहीं, ये बहुत जरूरी होता है. सो बेसिकली नेम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन, ईमेल आईडी, all of these are asked at the website, and buyer का वो अकाउंट क्रिएट हो जाता है. कई बार वो आपको फोटो भी अपलोड करने को बोलते हैं, which is not compulsory of course. द रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक शॉपिंग कार्ट आपका एक्टिव हो जाएगा, जिसमें आप जो जो शॉपिंग के लिए पिकअप करना चाहते हो, एज सुन एज यू विल ऐड टू कार्ट क्लिक करोगे तो वो आपका शॉपिंग कार्ट, लाइक एक्चुअली अ शॉपिंग बास्केट, वो सिंबल है टॉप राइट कॉर्नर में, और उसमें आपके सारे प्रोडक्ट्स ऐड होते जाए. तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप विच इज कॉल्ड एज रजिस्ट्रेशन. आफ्टर यू हैव रजिस्टर्ड, अब आप प्लेस ऑर्डर को क्लिक करेंगे, एंड दैट इज योर सेकंड स्टेप. व्हेन अ कस्टमर लाइक्स अ प्रोडक्ट, ओके, और अ सर्विस, तो वो सारे प्रोडक्ट्स किस में डाल देंगे? शॉपिंग कार्ट में डाल देंगे. एंड दिस शॉपिंग कार्ट गिव्स अ रिकॉर्ड पूरा. जब जब आपको कार्ट में जाके देखना है, आप फिर कौन से मैंने आप से फॉर एग्जांपल वंडरफुल सेल गोइंग ऑन है, बहुत सारे गारमेंट्स आप ऑर्डर कर रहे हो, तो जो जो आपको पसंद आता चाहता है आप विश लिस्ट में डाल सकते हो, आप कार्ट में डाल सकते हो, और फाइनली यू कैन देन स्क्रीन एंड फिल्टर व्हाट यू वांट, टोटल बिल कितना होगा, कौन सी ऑफर उसके ऊपर आपको मिल रही है, कौन सी कूपन आप यूज कर सकते हो, एक्सेट्रा. तो दिस इज हाउ इज योर सेकेंड स्टेप ऑफ placing an order. Number of quantity of units purchased, what are the items that you've selected, what is the price, total quantity, total bill, ये पूरा हिसाब आपको मिल जाएगा. The third and the last step will be payment stage. Okay, so once you've placed the order, now they will take you to the payment page. They will give you different options. If you will see the different options here, I'm sure there is वेरी फ्यू वेबसाइट्स होंगे जिसपे चेक, ओके, चेक का ऑप्शन तो आई डोंट थिंक मैंने कहीं देखा है, बट यस यू हैव सीओडी. काफी पेंडेमिक में आपने देखा होगा सीओडी अलाउ नहीं कर रहे थे. दे ओनली वांटेड दैट प्रीपेड ऑर्डर्स को ही ऑनर करेंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता था कंपनी का एफर्ट. जब वो प्रोडक्ट डिलीवर करते थे, कस्टमर्स खोलते थे, उसको पसंद नहीं आया, वो बिना कैश दिए वापस दे देते. तो देन देयर इज दिस बैटल बिटवीन द डिलीवरी बॉय एंड द कस्टमर. तो इसलिए सीओडी कम ही होता था. क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड ऑफ कोर्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर मेथड. Please note a very important objective is here, and that is plastic money. Please note this. Debit card and credit cards are popularly known as plastic money. Board का बड़ा favorite है. So please make a note. Debit card and credit card is known as plastic money. So customer के account से payment debit हो जाएगा, and that's how the payment can be made. The last you have is digital cash. So what is digital cash? All that you have in your cyberspace, which exists only online. Your Paytm balance, your RuPay balance. So ये आज today this is the actually the way of life. You will see so many youngsters, the corporate world के youngsters होते हैं, उनके पास जेब में कैश ही नहीं होता है, वो सिर्फ एक कार्ड लेके घूमते हैं और वही उनका या उनके पेटीएम के अकाउंट में बैलेंस होता है. फोन हाथ में है, ना कोई पर्स है ना कुछ है, बिकॉज कहीं पे भी पेमेंट करना है तो गूगल पे या पेटीएम या रूपे किसी से भी कर देंगे. तो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव. आई रिपीट, डिजिटल कैश इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिस्ट इन साइबर स्पेस एंड हैज नो फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, सो दिस आई सपोज शुड बी योर इम्पोर्टेंट स्टेप. अब जो आंसर हम बात कर रहे थे, दैट ट्रेडिशनल बिजनेस इज डिफिकल्ट देन ई बिजनेस, उस पे कुछ और यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, आप देख सकते हो. इन ट्रेडिशनल बिजनेस टाइम इज रिक्वायर्ड टू ट्रैवल, टू नेगोशिएट, टू कन्विंस द बायर. दिस प्रोसेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम जाता है. लेकिन in online transaction, required information is provided with terms and conditions in the and most of these जैसे we were saying कि customer का feedback होता है,
रिव्यू होता है, स्टार रेटिंग होता है, तो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज इजियर. नाउ वॉट एवर आंसर यू रोट, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस का जो आंसर हमने देखा फॉर जस्टिफाई, उसके पीछे ये पैराग्राफ आप जस्टिफाई में कंक्लूजन की तरह लिख सकते हो. आई रिपीट, if you get a question on justify, for example, the question is, e-business is easier than traditional business. पूरा आंसर लिखेंगे कहां से, benefits of e-business के points. After that, this paragraph on page number 100 will give you a wonderful conclusion for your answer. ठीक है, तो बढ़िया सा justify का आंसर बनाओ and full marks भी मिल सकते हैं आपके इसको. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन ऑन जस्टिफाई. अब हम आगे जाते हैं. ये डायग्राम आप चाहो तो बना सकते हो, बट आई थिंक सिर्फ ट्रेडिशनल मोड के स्टेप्स बताए हैं, सो डोंट वरी अबाउट दिस. नाउ आउटसोर्सिंग, ओके, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. इफ यू हैव अ वेडिंग इन योर फैमिली, is the family themselves going to prepare the food, do the decoration, play the music? No. The family wants to enjoy the celebration. And so to be able to enjoy the main part, in order to be able to doing the core activity very well, they will outsource the peripheral work, like they will outsource the music, the catering, the decoration to specialized agencies. And this is the concept of outsourcing. In any company, in any business organization, security is usually outsourced. There are special agencies. तो वो agencies उनके staff को train करते हैं. आपके यहाँ पर रेगुलरली कितना टीम चाहिए वो रेगुलरली भेज देंगे, कोई एब्सेंट है तो वो दूसरे सब्स्टिट्यूट को भेज देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं. करेक्ट, तो ये हो गया फायदा आउटसोर्सिंग का. तो सिक्योरिटी आउटसोर्स होती है, कैंटीन, केटरिंग, सैनिटेशन. माने आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स देख लो तो उनका जो कैंटीन एरिया, पैंट्री जो बोलते हैं, तो वो पूरा का पूरा एक कॉन्ट्रैक्टर को दे रखा होता है. स्कूल कॉलेजेस में भी हर कैंटीन को एक कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं. उसके बाद वहाँ ऑफ कोर्स देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड दैट आउटसोर्स्ड एजेंसी. उसके मुताबिक भाव फिक्स होंगे, उसके मुताबिक दे विल हैव टू फॉलो द रूल्स. सो दैट if you see a major hospital, for example, has multiple unlimited amount of work to be done. If they will outsource sanitation, security, the food arrangements, then they can focus on the patients, the machinery for the patients, etc. So core activity पे focus करने के लिए contract outsourcing जरूरी है. ये ऑब्जेक्टिव में आएगा. अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं आया तो इसके ऊपर पक्का आंसर आएगा ही आएगा. ठीक है, पूरा आंसर बहुत अच्छे से करना है. डोंट लीव एनीथिंग फॉर चॉइस इन दिस. ओके, नाउ वंस अगेन क्या जरूरत है, हम खुद अगर ये सारे काम करने जाएंगे तो हमारा कॉस्ट वी विल नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपर्ट्स एट दैट. हमारे पास कोई स्पेशलाइज्ड टीम भी नहीं है. तो इसलिए हमें in order to make sure that we are going to be saving on the cost, आप आउटसोर्स कर दो, आप खुद मत करने जाओ सब कुछ. सेकेंड एडवांटेज देखो, जैसे यहाँ लिखा है, it uses the expertise of the firm which specializes in a particular kind of service. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. say for example, a school or a college has a large number of computers. Okay, a company, a business organization has large numbers of laptops and computers for their staff. Suppose they will say that ये सारे कंप्यूटर्स का जो मेंटेनेंस है हम खुद ही करेंगे. हम अपना एक 2 इंजीनियर्स रखेंगे और वो इसको मेंटेन करेंगे. अब वो 2 इंजीनियर्स जो सीख कर आए हैं, वो टेक्नोलॉजी कब आउटडेटेड होता जाएगा पता भी नहीं चलेगा. इंस्टेड एक एजेंसी अपॉइंट करो. एजेंसी विल ट्रेन दोज इंजीनियर्स. एजेंसी विल टेक केयर ऑफ ऑल योर नीड्स, ऑल योर मेंटेनेंस. एक इंजीनियर ने जॉब छोड़ दिया, दूसरा तीसरा भेज देंगे. Therefore, you are saving on cost. You're using their expert knowledge. All right. So that's about this. Examples हमने already discuss किए. अब ये पैराग्राफ में आप देखो तो एक आप डिवाइड कर सकते हो कि नीड, जरूरत क्या है.
यू विल सी एक अलग अलग पॉइंट्स आप दे सकते हो। सबसे बड़ी जरूरत यह है कि टुडे पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक हाईली स्पेशलाइज्ड वर्ल्ड हो गया है। जो भी प्रोडक्शन आप करते हो वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। ओके, इट हैज टू बी समथिंग व्हिच इज द टॉप ग्रेड टाइप। ओके, हाईली स्पेशलाइज्ड वर्ल्ड हो गया है। आप ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा बेस्ट से कम बनाया और बिकेगा, आपके कॉम्पिटिटर आपका मार्केट ले जाएंगे। सो वी आर लिविंग इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव, हाईली स्पेशलाइज्ड वर्ल्ड। तो जो भी काम में आप बिजनेस कर रहे हो उसमें बेस्ट होने के लिए नॉन कोर, जो अनइम्पॉर्टेंट काम है वो आउटसोर्स कर दो, एंड देन यू कैन फोकस, concentrate on the hard core activities. As you see the words here, it will help you concentrate on the hard core activities, the most important functions that are required for your business. So this is how we have your concentration on hardcore activities, and companies can then look at, you know, कि चलो business बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर उनका focus ज्यादा हो जाएगा. All right, so that's about just one short paragraph on need. आप पढ़ो तो भी ठीक है, बाकी इट्स फाइन. अब यहाँ आ जाते हैं आंसर पे. ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर एक्चुअली कवर्ड बाय नाउ. व्हाट इज द फायदा ऑफ आउटसोर्सिंग? द नंबर वन, overall cost advantage. You're going to save time, you're going to save effort. Second one, millions of jobs are created. आप सोच सकते हो वर्ल्ड में कितने सारे जैसे बीपीओज है, जहां पर आप अमेरिकन कंपनीज ने अपने कस्टमर को रिलेशनशिप सारा आउटसोर्स कर रखा है. तो इंडिया में बैठे मिडिल ऑफ द नाइट में young boys and girls American customers से बात करते हैं और वहाँ का problem solving करते हैं. You can imagine the kind of employment which has generated, business opportunities have generated, or exports. India itself has a huge income from these kinds of outsourced things. और अमेरिका को इसी बात का तो गुस्सा है कि अमेरिकन जॉब्स इंडिया, एशिया और दूसरे देशों में आउटसोर्स हो जा रहे हैं. तो ये बड़ा गुस्सा है उनको, इसलिए वो लोग हमारे ऊपर H1 वीजा पे वगैरह रिस्ट्रिक्शन ला रहे हैं. तो ये हो गया आउटसोर्सिंग से कैसे बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, जॉब्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं. पॉइंट नंबर 3, जो होस्ट कंपनी है वो खुद अगर इंजीनियर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर मेंटेनेंस के लिए रखते हैं तो उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा. यहाँ पर अगर आउटसोर्सिंग कर दोगे कॉस्ट विल बी मच लेस. Similarly, you have access to professional, expert and high quality, latest technology, latest development. सब वो इंजीनियर सीख कर आएगा, आपको उसको कहीं पे ट्रेनिंग वगैरह के भेजने की जरूरत नहीं है. So you have access, you don't have to wait that okay अब मेरे इंजीनियर को तो ये पता नहीं है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई. You don't have to worry about that. And number 5, what is the advantage of outsourcing? You have emphasis on core process. What are the main functions you have? And you don't have to worry about कि कैंटीन में क्या बनाएंगे, या कैंटीन में food is of supply नहीं है आज, या आज sanitation का worker नहीं आया है. You don't have to worry about it. The agency will look after that, and you have to focus on the important parts of your business. The 6th advantage of outsourcing is the investment required. Total आपको जो investment लगेगा ये business चलाने में वो भी काफी limited हो जाता है. And that is the advantage of organization can save, because you are having latest technology. The software जो engineers बाहर से आएंगे वो सारा software आपके लिए लेकर आ सकते हैं, infrastructure provide करेंगे, and the partners can handle the entire work. So this is about the 6th advantage. The 7th फायदा of outsourcing, increased efficiency, काम बेहतर होगा. And the last one, आपको खुद सब रिसर्च नहीं करना है. What is already discovered, knowledge which is there is shared, and so people can progress much faster. आपको ये नहीं वेट करना है आप रिसर्च कर करके कब उसका उपाय ढूंढोगे. नॉट रिक्वायर्ड. आउटसोर्सिंग कर दो, किसी ने ढूंढ के रखा है सोल्यूशन, आप उसे अपनी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, आपका काम हो जाएगा. So if you see here, they have given 2 parts. अब हम यहाँ ऊपर अगर देखते हैं तो ये जो हिस्सा है स्टूडेंट्स आपको it reduces cost, it uses expertise, example, ये सारा आप नहीं करोगे तो चलेगा.
do the meaning. Most important objective that everybody should have it by heart is outsourcing is a process, dash is the process of contracting some business functions to specialized agencies, and the answer is outsourcing. Okay, so please learn that very well, 1 mark के लिए या whatever. अब आ जाते हैं BPO, KPO, LPO. The first one, the not so important functions, BPOs. As I said earlier in the beginning of the session, BPO, KPO, LPO आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ो. अगर शॉर्ट नोट बाय चांस आ जाता है, डोंट वरी, आप उसको चॉइस में छोड़ सकते. ठीक है, सो दैट्स वन थिंग, बी वेरी क्लियर, बिकॉज अदरवाइज अगर आपका हो चुका है तो सुपर, वंडरफुल, फैंटास्टिक, बट अगर नहीं हुआ है तो अब मत करने जाओ, अब इसे ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करो. ठीक है, अब इसका और एक शॉर्टकट आई विल टेल यू. If you go to the end of the chapter, you find this wonderful distinction that they've given. So one of the distinction that you have is e-business and traditional business. Like I have said, though there are 3 distinctions in this chapter, I don't find them to be important at all. So it's fine if you don't do these. Anyways, अगर एग्जाम में आ भी जाता है तो चॉइस तो है ही, आपने बाकी के 3 जरूर किए होंगे. So don't worry about the distinguish between on this chapter. Okay, distinction कौन से chapter से बहुत important है? Chapter number 2, chapter number 4 and chapter number 7. I'll repeat, distinctions are very important from chapter number 2, chapter number 4 and chapter number 7. Sometimes chapter number 4 से last, जैसे last exam में 2 distinction आ गए, तो naturally you are going to be sorted with it. चलो, let's continue here. ये हम इसलिए देखेंगे फॉर द पर्पज ऑफ मीनिंग ऑफ बीपीओ केपीओ. ठीक है, कुछ डिटेल में नहीं करना है, सिर्फ मीनिंग समझो. व्हाट इज बीपीओ? सो प्लीज मार्क ओवर हियर ऑब्जेक्टिव. बीपीओ के पास मार्क कर देंगे ऑब्जेक्टिव, केपीओ के पास मार्क, मीनिंग के पास मार्क कर देंगे ऑब्जेक्टिव. बीपीओ में जो मेन एक्टिविटी के अलावा जो भी आउटसोर्स करना है उसको बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं. ओके, तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी को आपने केटरिंग दे दिया, सिक्योरिटी दे दिया, उसकी बात कर. व्हाट अबाउट केपीओ? देयर आर कोर फंक्शंस लाइक नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, जैसे हार्डवेयर मेंटेनेंस ऑफ द मशीन्स. सो यू डू नॉट हैव एम्प्लॉय योर ओन इंजीनियर्स. आप ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी दे दो, उनका नॉलेज आप यूज करो. Knowledge process outsourcing. Is that very clear? So you just learn the meaning, one line. Suppose you get a question on what is BPO, what is the meaning of BPO, KPO. अच्छा, LPO का यहाँ पर डिस्टिंक्शन में पॉइंट नहीं है, तो हम LPO का पैराग्राफ देख लेते हैं. जब हमें किसी लीगल काम के लिए आउटसाइड एजेंसी को हम उनकी सर्विसेज लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम बाइंग अ पीस ऑफ लैंड. ओके, माई बिजनेस इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, बट एज अ पार्ट ऑफ माई एक्सपेंशन मैं जमीन खरीद रही. सो व्हेन आई एम बाइंग दैट पीस ऑफ लैंड, आई हैव टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. आई एम नो एक्सपर्ट एट इट, सो आई विल कॉन्टैक्ट अ लीगल सर्विस. एक लॉयर, एक लीगल फर्म के पास जाकर हम उनसे फीस देकर एडवाइस लेंगे. वो हमारे डॉक्यूमेंट, दोनों पार्टी के बीच का डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करेंगे और दोनों की सिग्नेचर, स्टैम्प पेपर वगैरह रजिस्ट्रेशन होगा. सो दिस इज व्हाट इज लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग. Like after 12th, law is a wonderful profession to go to. You have to appear for entrance exams just after your 12th standard, and that's how you can pursue the legal profession. You can even do it after TY, after your graduation. So that is what is a roaring business now. All important contracts. Dispute होती है तभी law firm चाहिए, ऐसा नहीं है. आपको जब कोई प्रॉपर्टी डील करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, उस समय भी आपको लीगल एडवाइस लेना पड़ता है. सो ये हो गया आपका चैप्टर ऑफ ई बिजनेस. आई सपोज वी हैव डन मोर देन इनफ. जैसे इस चैप्टर में से कुछ भी ओमिटेड नहीं है, माने इसके चैप्टर के पीछे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको करने ही हैं. वी हैव डिस्कस्ड. इफ यू जस्ट गो थ्रू दिस नाउ, trust me, you will be able to do each and every objective
and I hope the meaning is going to be damn simple for you. We now move ahead to our next chapter. We're slightly delayed in our this. Today we are doing chapter number 5 and chapter number 7. So under chapter number 7, consumer protection, as we saw, there are two answers which are deleted. So which are the two answers which are deleted here? You have the answer of responsibilities of consumers, and before that, need of consumer protection also is omitted. Okay, so here we are. You see 7.3. Please, I hope you've already made the markings in the very first beginning of the session. 7.3, need and importance of consumer protection, is not there in your syllabus this year. 7.5, responsibilities of consumers, is also not there in this year's syllabus. Total marks, please listen carefully. Total marks on consumer protection, 17 marks. 17 marks on this chapter. Obviously, जब दो टॉपिक निकाल दिए गए हैं एंड 17 मार्क्स है, तो बाकी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे हमने मार्क किया था, फिर एक बार नोट करेंगे. राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स वेरी इंपॉर्टेंट. वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के 7 पॉइंट्स करने हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे शॉर्ट नोट आ सकता है, एनजीओज पे शॉर्ट नोट आ सकता है, एंड वन डिस्टिंक्शन इज पक्का. ओके, so that's about it. Let's start with the beginning. अब यहाँ पर हम there are these constant statements which you have objectives like consumer is the king, however consumer is exploited. तो एक भले आंसर डिलीटेड है that नीड, क्या जरूरत है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, उसके बावजूद आपको ये देखने में हेल्पफुल होगा कि कैसे कंज्यूमर सेलर्स मार्केट में, ओके, जब एक सेलर डोमिनेट करेगा, सेलर का जोर चल रहा है मार्केट में, एट दैट टाइम कैसे वो कंज्यूमर को चीट करता है, एक्सप्लॉइट, शोषण करता है, प्राइस राइज, अननेसेसरी भाव बढ़ा देते हैं, गोडाउन में माल छुपाकर आर्टिफिशियल स्केर्सिटी, कमी निर्माण करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन मीनिंग मिलावट, एंड गलत एडवर्टाइजिंग से कंज्यूमर को चीट किया जाता है. सो कॉमर्स स्टूडेंट्स मस्ट रिमेंबर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के चैप्टर का ये सेंटेंस हर आंसर में होना चाहिए, दैट कंज्यूमर्स के साथ किस तरह से अलग अलग तरीके से चीटिंग होती है, प्राइस राइज, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी, ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन माने मिलावट, एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग. तो इन बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स कंज्यूमर को नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि उसको क्वालिटी, क्वांटिटी एंड कैसे वो सही प्रोडक्ट चूज कर सके. एंड दैट इज व्हाई वी सी दैट ये शोषण, ये एक्सप्लॉइटेशन रोकने के लिए कंज्यूमर मूवमेंट की शुरुआत हुई और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एक खास कानून बनाया गया. जो लॉ आप इस साल पढ़ रहे हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, वो अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है, अदरवाइज वो ओरिजिनल लॉ था 1986 में. ओके, एनीवेज, चलो लेट्स सी द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वी हैव हियर. कंज्यूमर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंज्यूमर व्हिच मींस टू ईट और टू ड्रिंक. ठीक है, तो जैसे हमेशा हम मार्क करते हैं ये वर्ड कहाँ से आया है, तो हमेशा इसमें 2-3 तरह के, लैटिन के ऊपर ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कंज्यूमर के ऊपर हो सकता है, और कंज्यूमर का मीनिंग मीन्स टू ईट और टू ड्रिंक. ठीक है, 3 पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं यहाँ पे. अब देखो, we see the paragraph here. Okay, fine. As we know here, need and importance thankfully is omitted. That we directly go to the topic number 7.4, and that is you have rights of consumers. Please write down very, very, very important. Okay, very, very, very important. Please write down a justify sentence also over here. Consumer protection is done. Consumer Protection Act is made to protect interest of consumers. Okay, I hope you have written down the justify statement that I'm telling you. I'll repeat. Justify के लिए क्या क्वेश्चन आ सकता है? Consumer Protection Act has been passed to protect interest of consumers.
तो नेचुरली ये स्टेटमेंट है जिसका आपको जस्टिफिकेशन देना है, आपको प्रूव करना है कि ये बात सही है। ओके, अब शुरुआत करेंगे जो सबसे पहले 2 पैराग्राफ हमने मार्क किए फर्स्ट पेज पे चैप्टर में। देखो यहाँ पे ये जो पहला पेज था, पेज नंबर 133 के ये 2 पैराग्राफ्स जो हमने मार्क किए, ये दोनों पैराग्राफ आपका इस जस्टिफाई के आंसर के शुरू में बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, सेलर्स मार्केट में कई बार कंज्यूमर्स के साथ बहुत शोषण होता है और इसलिए कंज्यूमर को एडिक्वेट नॉलेज, राइट क्वालिटी क्वांटिटी का नॉलेज होना जरूरी। तो ये आपका हो गया दोनों 4 लाइन का इंट्रोडक्शन। अब आप आंसर शुरू करोगे, एंड देयरफॉर, बिकॉज ऐसा होता है, इस वजह से क्या हुआ है, क्या देखा जाता है, किसी भी सक्सेस ऑफ एनी कैंपेन डिपेंड्स ऑन कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस, एंड देयरफॉर कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स from being cheated. If you see the point here, consumer rights are made to protect the interest of the consumer. So that is how your answer will start. आपने पहले प्रॉब्लम बताया कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है, एंड आप यहाँ पे ये एक लाइन ले लो। यहाँ ये लिखने के बाद यू ऑल्सो हैव टू राइट द फुल लिस्ट ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। माने एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए। दूसरा क्या आ सकता है, जस्टिफाई, जिसका आंसर भी सेम होगा। आपको जस्टिफाई करना है, प्रूव करना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर्स के फायदे के लिए बनाया है, करेक्ट। तो जो भी आंसर, जो भी है टाइप, आंसर दोनों में सेम आएगा। ठीक है, चलो फटाफट नजर डालते हैं। आई थिंक ये एक हिस्सा है जो आपके स्कूल के सिलेबस में भी आपको कवर किया गया था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सो वी नाउ टॉक अबाउट कंज्यूमर्स राइट। ओके, यू हैव टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी टाइप, बिकॉज कोई भी वर्ड्स उलट पुलट करके ऑड वन आउट में पूछ लिया, लाइक यू हैव राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, right to freedom of expression and right to choose. I'll repeat, odd one out question है, right to safety, right to information, right to freedom of speech and right to choose. हम देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी freedom of speech नहीं है, okay, and therefore वो odd one out हो जाता है। समझ में आया? तो please remember that names of the types, the first one, कोई भी प्रोडक्ट जो हम खरीदते हैं मार्केट से वो हमारी लाइफ को हैजार्डस, डेंजरस, रिस्की, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो, फूड प्रोडक्ट हो, ऑटोमोबाइल हो। इफ वी आर बाइंग अ कार फ्रॉम अ कार मैन्युफैक्चरर एंड द कार इज डिफेक्टिव, एक्सीडेंट हो जाता है, आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है, आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो, कॉम्पेंसेशन डिमांड कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज राइट टू सेफ्टी, आपको ये हक दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ये राइट आपका छीना गया है, इसलिए आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट राइट, विच इज प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में, सर्विसेज के बारे में, and we give examples of how cosmetics should be safe, food products should be safe, electronic appliances should be safe. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये राइट टू सेफ्टी की वजह से बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्डाइजेशन इंस्टीट्यूट्स, ISI, जैसे इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन इंस्टीट्यूट। गोल्ड जब आप खरीदते हो तो आप उसमें हॉलमार्क का अगर स्टैंप वाला खरीदते हो, आप कंफर्म हो सकते हो कि इसकी प्योरिटी लेवल जो वहां लिखी है 22 कैरेट्स और 24 कैरेट्स, ये पक्का हो। आप जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदते हो, मसाले खरीदते हो, स्पाइसेस खरीदते हो, तो एगमार्क अगर है तो आपका वो प्रोडक्ट सेफ फॉर योर लाइफ, फॉर योर हेल्थ, एंड दैट इज द होल पर्पस ऑफ राइट टू सेफ्टी। ओके, सेकंड, व्हेन वी बाय अ प्रोडक्ट, उसके ऊपर जो लेबलिंग होता है, लेबलिंग के ऊपर पूरा कंपल्सरी डिटेल छापना पड़ता है। वेरी ऑफन यू विल सी हाउ मच शुगर इज देयर,
how much salt is there, how many calories does it include, न्यूट्रिशन में मिनरल्स है कि नहीं. आपको पता है वो फूड ट्रायंगल होता है जिसमें सब डिटेल्स कंपलसरी छापना पड़ता है. वाई, क्यों छापते हैं वो लोग? बिकॉज कंपलसरी है, बिकॉज तुम्हारा और मेरा फंडामेंटल राइट है कि हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए. जब मैं प्रोडक्ट खरीदती हूँ तो मुझे पता होना चाहिए व्हाट इज देयर इन द प्रोडक्ट. जैसे इंडिया में रेड डॉट और ग्रीन डॉट is also because of right to information. Alright, तो प्रोडक्ट का प्राइस हमें पता होना चाहिए, कौन से बैच नंबर में, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, वो प्रोडक्ट का यूजर मैनुअल. यू नो आप कोई यू नो कॉस्मेटिक खरीदो तो उसमें वो यूजर मैनुअल होता है कि ये प्रोडक्ट कैसे यूज करना है. यू नो मशीन है तो भी वो प्रोडक्ट का यूजर मैनुअल होता है उसमें. बिकॉज why will the company have to give you? Because of your right to information. All right, now right to choose के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं. केस स्टडी भी है आपके टेक्स्ट बुक में पीछे की तरफ. यू नो somebody went to buy shoes in the store और सेल्समैन ने जबरदस्ती दूसरा मॉडल बेच दिया, दूसरा साइज बेच दिया. तो ये कौन सा राइट छीना गया कस्टमर का? राइट टू चूज. कस्टमर must be allowed to be given a choice. If you go to a particular store and say आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बाय करने जाते हो, वो स्टोर में मल्टीपल मॉडल्स अवेलेबल होने चाहिए. Why? Because you should be able to compare the different models and then choose the best product for yourself. All right, so we see here that चाहे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है तो उसमें बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स है. ट्रैवल एंड टूरिज्म की इंडस्ट्री में भी ऐसा नहीं कि एक ही के पास आपको जाना पड़ेगा, बहुत सारे ट्रैवल एंड टूरिज्म ऑप्शंस आपके पास है. बैंक्स बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस इज हाउ वी हैव द पॉइंट ऑन राइट टू चूज. नाउ प्लीज मेक अ नोट हियर ऑफ द वर्ड FMCG. सो व्हाट इज FMCG? Fast moving consumer goods. The best industry to be in. Fast moving consumer goods is the game changer in the economy of any country. जो उनका सेल्स होता है, जो कंज्यूमर गुड्स डे टू डे बेसिस पे, जैसे मोबाइल फोन्स है, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फूड, हाँ, टेलीविजन सेट्स है, कार्स है, ये सारे कंज्यूमर गुड्स हो गए. और वो फास्ट मूविंग, हर हर कुछ पीरियड के बाद फिर से कस्टमर ऑर्डर करने के लिए आएगा. So all of these are the different examples of how right to choose should be given to a customer. You know, in fact, कई जगहों पे हम देखते हैं कि जहाँ थम्स अप मिलती है वहाँ पेप्सी नहीं मिलती है, और पेप्सी मिलती है तो थम्स अप नहीं मिलती है. Ideally, अगर आप कंप्लेन करो तो the hotel has to give you a choice. Both should be available in the hotel. But this is something we've found this very often. Anyways, point number 4. चौथा राइट क्या है? If I have faced any kind of exploitation, I must have some option like consumer forum where I can go and complain and मेरी सुनवाई, right to be heard, मेरी कंप्लेन की सुनवाई होनी चाहिए. Is that very clear? तो कई बार आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हो, उसके लिए काफी पोर्टल्स होते हैं, मोबाइल एप्स होते हैं, एंड दैट इज बिकॉज कंज्यूमर को राइट है विच इज कॉल्ड राइट टू बी हर्ड. सुनने वाला कोई होना चाहिए, किसी जगह पे मैं जाके कंप्लेन कर सकूं, ऐसा फोरम बनाया हुआ है गवर्नमेंट. द 5th राइट ऑफ कंज्यूमर इज टू कंज्यूमर एजुकेशन. तो हमें जो भी हमारा प्रोडक्ट, यू नो, वॉट एवर राइट्स यू हैव नोन अबाउट, whatever consumer problems that we faced, so I should be informed, I should have the knowledge of how I have to make the right choice. For example, if you see any mutual fund advertisement on television, there is a disclaimer: mutual funds are subject to market risks, please make your choices carefully. So they are giving me education that they, ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालने से हमेशा सेफ ही होने वाला है, जो मॉडल बोल रहा है, रोहित शर्मा बोल रहा है, ऐसा ही नहीं है.
they have to tell me about the problems, possible problems also. So if you're going for a weight loss program, you're going to a gymnasium where they are promising you 15 दिन में 5 किलो कम, तो यहाँ पर उन्हें आपको इन्फॉर्म करना है पॉसिबल साइड इफेक्ट्स, वो क्या कोर्स ऑफ एक्शन, कोई दवाई खिलाएंगे क्या, एक्सरसाइज करवाएंगे, डाइटिंग करवाएंगे. The consumer has the right that he should be informed. He must have the education. Just because he's paid the money, he cannot be exploited. As a result, as a part of this, गवर्नमेंट का एक बहुत मैसिव कैंपेन है जिसको बोलते हैं जागो ग्राहक जागो. न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन चैनल्स have to compulsorily give free time to the Jago Grahak Jago campaign to air their advertisements, their messages. So this is how, ये क्यों है compulsory? Because हमारा constitutional right है कि हमें पता, education देना चाहिए. अब देखो ये चैप्टर आपके सिलेबस में क्यों है? Because of your 5th point, right to consumer education. ताकि आप जैसे कंज्यूमर्स को पता चले कि आपके हक क्या है. पॉइंट नंबर 6, right to represent. So this act provides an opportunity to individuals and consumer goods to represent consumer interest. जो कंज्यूमर फोरम्स है जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, यहाँ पर आपका प्रतिनिधित्व. You may not have the professional expertise. आपके पास कोई लॉयर के पास फीस देने के पैसे नहीं है. You don't want to spend on that naturally. तो ये कंज्यूमर फोरम्स बिठाए गए हैं. Why? Because आपका हक है. It is to represent that they must, these forums will give you professional advocate. तो वो आपकी तरफ से लड़ेगा. Okay? ये किस लिए आपको अलाउ किया जाता है? Because आपका एक हक है which is called as right to represent. Okay? Point number 7, redress का मतलब समझो. redress करना मतलब compensation मिलना. Say for example, आपने एक ऑटोमोबाइल 4-wheeler कार खरीदी. कार was defective. You happen to meet with an unfortunate accident. आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, फ्रैक्चर हो गया. अब आप कोर्ट में केस जाते, कंज्यूमर कोर्ट में केस करते, और वो जो मैन्युफैक्चरर है उसको जेल में डालते. ओके, दैट डज नॉट हेल्प और सॉल्व योर प्रॉब्लम एट ऑल. आपको हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा चाहिए, आपको जो मानसिक तनाव हुआ उसके लिए आपको नुकसान भरपाई चाहिए, आपको कॉम्पेंसेशन से मतलब है. एंड दैट इज दिस पॉइंट नंबर 7. जब एक कंज्यूमर जाता है तो वो किस लिए क्या एक्सपेक्ट करता है? उसे रिड्रेसल मिले, उसे कॉम्पेंसेशन मिले. आर यू गेटिंग इट? सो दैट इज व्हाट वी हैव अंडर दिस. along with right to represent, right to redressal is also given when you file a complaint. ऐसा नहीं कि बस जस्टिस मिल गया, मैन्युफैक्चरर को जेल में डाल दिया. it implies fair settlement of the claims. okay, दोनों पार्टीज के बीच में जो उनको लॉसेस हुए हैं उसका सेटलमेंट करना. Yeah, either they will repair it or they will replace the product or they'll give compensation for defective products or poor services. You booked an airline ticket, you were going to Delhi for an important contract of your company. Suddenly the airline cancelled the flight. You could not reach for the meeting and you lose the contract. Okay, तो ये compensation का भी केस हो सकता है. In fact, Western countries में बहुत ही हाई अमाउंट का कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है. यहाँ तक कि इवन डॉक्टर्स आर कवर्ड अंडर दिस. इंडिया में अभी भी डॉक्टर्स को इसके नीचे कवर नहीं किया गया है. सो इफ द डॉक्टर कमिट्स अ मिस्टेक तो हम उसको कंज्यूमर कोर्ट में नहीं ले जा सकते. देयर इज अ लीगल बैटल गोइंग ऑन. कुछ सोल्यूशन जरूर आएगा. राइट नंबर 8, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट. सो इफ यू सी there is a case study where a businessman is causing pollution to the environment, and which right is affected? Right to healthy environment is affected. So if I am living in a particular place and there is a factory which is causing pollution,
I can file a case against that company. I can go to the consumer court and demand action against them because it is creating unhealthy environment. So that is your right number 8. Right now number 9 is actually something which should be very first. कंज्यूमर के साथ ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना है, प्रॉफिटियरिंग नहीं करना है, फॉल्टी वेट नहीं लेना है, exorbitant prices नहीं, मिलावट नहीं होनी चाहिए. So if you go to a shopping mall and you know एक के ऊपर एक फ्री जूसेस के बॉक्सेस रखे होते हैं और घर आके पता चलता है कि उसमें डेट एक्सपायर हो चुकी है, तो आप अगर वो आपको चेंज नहीं करके देते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं यू आर यूजिंग अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, एंड दैट इज व्हाई आपके इस हक की वजह से आप उनके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं. द लास्ट राइट यू हैव स्पूरियस. खास तौर पे लिकर में, यू नो ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स में जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देयर इज सम प्रॉब्लम, यू नो जो कंटेनर्स कई बार गंज लगा होता है, यू नो आयरन जंग लग गया है, इन दैट केस यू हैव डेंजर, इट पोजेस डेंजर टू लाइफ. तो अगर किसी शॉपकीपर या फूड आउटलेट की वजह से ये हो जाता है तो वो फूड आउटलेट पे तुम केस कर सकते हो बिकॉज ऑफ योर राइट अगेंस्ट spurious goods. So this is what we have in the rights. Very important answer. As I said, 10 के नाम तो याद कर लो, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, ऑड वन आउट में आ सकते हैं. सपोज 4 मार्क्स के लिए आप आए, you may not write all 10, you don't have to write. आप 5 या 6 को अच्छे से एक्सप्लेन करो, बाकी के खाली टाइटल लिख के छोड़ दो. It is more than enough. Is that okay? So dear students, let me recap once again. Today we are doing revision of chapter number 5. We have already finished with the chapter on emerging modes of business. हमने देखा कि सब मिलाकर चैप्टर में सिर्फ 3 या 4 शॉर्ट आंसर्स करने हैं. And under the chapter number 7, we are doing it because it carries 17 marks. So another jackpot chapter because 2 बड़े टॉपिक्स omitted हैं. हमने अभी देखा responsibilities आपको नहीं पढ़ना है, and therefore we go to this short note. So under consumer protection, अब तक हमने कौन से आंसर्स किए हैं? The very first we started with the meaning of consumer protection. Once we did the meaning of consumer protection, we directly went to the answer of consumer rights. So first answer in this chapter justify के लिए आ सकता है और short answer के लिए आ सकता है. दोनों तरीके से हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया. The second answer in this chapter that we'll now be going to is the answer of ways and means of consumer protection. Let me tell you how we expect this answer. लोक अदालत के बाजू में लिखो justify और short answer. Okay, so you know जैसे 2 marks के लिए commercial term आ सकता है, like just लोक अदालत होगा. So what is Lok Adalat for 2 marks? How will you write the answer? The first 2 lines you see there. Lok Adalat is the effective and economical system for quick redress, okay, quick solving of public grievances. Can you tell me the meaning of the word grievances? Grievances is nothing but, you know, complaints, problems, okay? So redressal of all of these consumer complaints is what we have there. Then again we have different लोक अदालत खास तौर पे किसके लिए यूज होता है? तो जब आपको कॉम्प्रोमाइज करके 2 पार्टी के बीच में कुछ सेटलमेंट कर देना है, ओके, यू डोंट वांट टू एक्चुअली गो इनटू कि हर कोई जाके उनसे कोर्ट में जाएंगे, सालों साल लग सकते हैं, तो उसके बजाय आप लोक अदालत के पास आप केस लेके जाओगे. किस तरह के केसेस लोक अदालत में जाते हैं? खास तौर पे जो गवर्नमेंट के साथ केस होते हैं ना, तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी बिल के केसेस हैं, तुमने यू नो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिया तुम्हारे घर के बाहर, रेलवेज के साथ आपका कोई डिस्प्यूट पड़ा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनी के साथ है, तो ऐसे काफी केसेस लोक अदालत, इन अदर वर्ड्स पीपल कोर्ट. तो प्लीज मार्क द 2 वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहला जस्टिफाई आ सकता है, दूसरा लोक अदालत इज कॉल्ड पीपल्स कोर्ट, तीसरा डिस्प्यूट्स आर सॉल्व्ड बाय
compromise. So very important examples of objectives possible in Lok Adalat. The second ways and means, we are going to do 7 different ways and means कैसे हम कंज्यूमर डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हैं. तो जैसे PIL फाइल कर सकते हैं. लेट अस से फॉर एग्जांपल आप in Agra for example there were lot of factories which were opened and उनमें से चिमनी से जो gases वो dispose कर रहे थे, जिसकी वजह से the Taj Mahal's color, the marble of the wonder of the world Taj Mahal was becoming yellowish. तो वहां पे कुछ रेसिडेंट्स ने PIL फाइल किया. तो उनको पर्सनली तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा था, उनकी सेहत को या हेल्थ को तो कुछ प्रॉब्लम था नहीं, उनका फाइनेंशियल लॉस तो हुआ नहीं था, बट दे कैन स्टिल फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका. सारे 10 स्टैंडर्ड के जब ये कोविड टाइम्स में आपको पता होगा 10 स्टैंडर्ड में आपको एक री एग्जाम देने की बात आई थी, राइट. तो वो री एग्जाम जब देने की बात आई तो पेपर सेट होने वाला था SSC पोर्शन के ऊपर. अब बच्चों ने तो महीनों पहले किताबें रख दी थी बिकॉज एग्जाम्स वर डन विथ. तो अचानक वो डिक्लेयर करने लगे कि अब आपको नया एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा. तो पेरेंट्स ने क्या किया, लॉयर्स ने PIL फाइल किया. खुद के इंडिविजुअल, उनके बेटे होंगे भी नहीं, बच्चे होंगे भी नहीं 10th में, लेकिन जनहित के लिए, पब्लिक के अच्छे के लिए वो कोर्ट में जाकर जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो अप्रोच कर सकते हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. इज दिस वेरी क्लियर? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का फर्स्ट हमने देखा तरीका था लोक अदालत, सेकंड इज PIL, थर्ड इज रिड्रेसल फोरम. The last topic in this chapter we are going to study in detail. 1 करोड़ के नीचे की कंप्लेन हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके रजिस्टर करा सकते हैं. हमारी कंप्लेन अमाउंट अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो हम स्टेट कमीशन में केस रजिस्टर करेंगे. और अगर 10 करोड़ से ज्यादा का हमारा केस है, कंपेंसेशन हम डिमांड कर रहे हैं, तो हम जाएंगे नेशनल कमीशन में. अब एक वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी 2-3 बार आ चुका है, प्लीज मार्क दिस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. I would once again try and remind that पूरे टेक्स्ट बुक में जहां भी कोई भी लॉ अगर मेंशन होता है तो उसका ईयर आपको पक्का मेंशन करना है, ठीक है, पक्का बाय हार्ट करना है, बिकॉज बोर्ड में एक फेवरेट ऑब्जेक्टिव होता है मैच द पेयर में कई बार. ओके, सो फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, consumer protection earlier was the older act was 1986. तो old board papers में आपको वो दिखेगा, but now you have to remember the year is 2019. So point number 3 हम डिटेल में करेंगे. Now 2 very important objectives are coming here. Please mark. 15th मार्च को क्या सेलिब्रेट होता है? इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स डे. Okay, 15th March is International Consumer Rights Day. Do not confuse with this. In India, हम National Consumer Day कब मनाते हैं? क्रिसमस के अगले दिन. In India, क्रिसमस के अगले दिन National Consumer Day मनाया जाता है. तो मैच द पेयर में आपको होगा नेशनल कंज्यूमर डे एक जगह पे होगा और 15 मार्च होगा, 24 दिसंबर होगा. तो अगर नेशनल कंज्यूमर डे है तो वो आंसर है 24 दिसंबर. इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च. आई होप सब ने ये बाय हार्ट कर लिया है. सो प्लीज मेक श्योर दैट किस तरह से जागो ग्राहक जागो का कैंपेन करना, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना, सिलेबस में ये चैप्टर रखना, प्लस अलग अलग स्कूल्स कॉलेजेस में सेमिनार्स करने जाते हैं, स्टॉल लगाकर बताते हैं कि दूध में मिलावट है तो कैसे चेक कर सकते हैं. सो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी जर्नल्स पब्लिश करते हैं. फेमस जर्नल है उनकी जो इंडिया में मुंबई में बेस्ड है, विच इज कॉल्ड एज कीमत. एक छोटा सा फ्री आप सब्सक्राइब कर सकते हो आपकी सोसाइटी में, लाइब्रेरी में.
तो उसमें कंज्यूमर के रिलेटेड ऑल द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स, तो अवेयरनेस स्प्रेड करना, तो इसी वजह से ये टॉपिक भी आपके चैप्टर में है। पॉइंट नंबर 5 यू सी बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हो रही है इंडिया में, लोगों को अवेयर कराने के लिए, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो भी उनके ग्रीवेंसेस हैं। सो इफ आई एम अ विक्टिम, ऐसा नहीं है कि मुझे यू नो आई हैव टू डिपेंड कि भाई मुझे खुद को ही सब करना है। आई विल गो टू अ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, आई टेल देम माय केस एंड वो मेरे लिए लॉयर अरेंज करेंगे, फंड्स भी अरेंज करेंगे, यू नो कोर्ट के चक्कर भी लगाएंगे। ऑल ऑफ दिस इज डन टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। सिमिलरली कोई भी ऐसा मैसिव एफर्ट अगर करना है तो देखो फंड की जरूरत होती है। तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है। हर साल बजट में से कुछ पैसा एलोकेट होता है एंड दैट इज व्हाई ये सारे कैंपेन्स होते हैं, कंप्लेन हैंडलिंग होता है, दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज से सेटलमेंट करने के लिए कोर्ट बिठाने का उसका खर्चा, ये सारी चीजें कंज्यूमर वेलफेयर फंड की एक्टिविटी से होती है। टेस्टिंग लैब्स जगह जगह पे होती है। आप कोई होम्योपैथी की दवा खाते हो, यू आर सस्पेक्टिंग कि उसमें स्टेरॉइड्स तो नहीं है, तो आप ऐसे टेस्टिंग लैब के पास चेक करवा सकते हो। तो ये टेस्टिंग लैब का खर्चा कंज्यूमर वेलफेयर फंड उठाता है। सो दीज आर द डिफरेंट वेज एंड मीन्स। लास्ट 7th वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज, बहुत सारे लॉज पास हुए हैं। क्या पास हुए हैं? लेजिस्लेटिव मेजर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ लॉज आर गिवन। स्टूडेंट्स बहुत साल पहले एक ऑब्जेक्टिव आया था, एसेंशियल कमोडिटीज वाज इन द ईयर 1955। सारे स्टूडेंट्स चकरा गए थे, यू नो इट वाज सो आउट ऑफ वे। बट आपको इसका मतलब आपको हर लॉ का एक रैंडमली आपको ईयर याद कर लेना है इन केस दे आस्किंग यू इन द बोर्ड। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट लॉज व्हिच हैव बीन मेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बताया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 याद करना है। नाउ वी आर कमिंग टू द लॉ। ओके, नाउ आपने देखा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो राइट्स है कहाँ पे लिखे थे? वेयर हैव दीज राइट्स बीन मेंशन्ड? The rights of consumers are written under Consumer Protection Act 2019. तो जब बोर्ड में आप आंसर लिखने वाले हो तो शुरुआत ही आपके आंसर की होगी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स आर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। उसके बिना आंसर ही नहीं बनता है, ठीक है। तो जो जस्टिफाई का आंसर था उसके लिए वो आपका इंट्रोडक्शन रहेगा। हियर डोंट वरी अबाउट दीज 2 पैराग्राफ्स। 139 के लास्ट 2 पैराग्राफ्स नहीं पढ़ोगे चलेगा। इनफैक्ट ये जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, ये 3 टॉपिक्स जो है, आप अगर यहां से सिर्फ रीड करोगे, पेज नंबर 140, द नोट्स विच आर गिवन ऑन कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, 3 कंज्यूमर डिस्प्यूट के फोरम पढ़ रहे हैं। कंज्यूमर डिस्प्यूट का रिड्रेसल होने के 3 प्लेटफॉर्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। तो ये जो तीनों हैं, इसका अगर आप यहां से नोट्स नहीं करना चाहते, यू कैन प्लीज डायरेक्टली गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज वेयर यू हैव डिस्टिंग्विश बिटवीन। एज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग, we quite a bit can be sure कि इस चैप्टर से you will get one distinction either on district and state, state and national, or on district and national commission. Okay, कोई ना कोई एक जोड़ी एक्सपेक्टेड है, 4 मार्क्स का डिस्टिंक्शन है। इसके अलावा लाइक पूरे टेक्स्ट बुक में हमने देखा है, जो भी डिस्टिंग्विश बिटवीन है सभी में आपको पक्का ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत सारे कवर हो जाते हैं। जो बच्चों ने अभी तक काफी कुछ पढ़ना बाकी है तो एक काम आप कर सकते हो, सबसे पहले डिस्टिंक्शन सारे कर डालो तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स कवर हो जाएंगे। प्लस आपका 12 मार्क्स, यू नो पूरे क्वेश्चन पेपर में 12 मार्क्स के तो डिस्टिंक्शन है, एंड डिस्टिंक्शन एक क्वेश्चन है जहां पे आपको पूरे 4 के 4 मिल जाते। ओके, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन माय वीडियोस ऑन पेपर प्रेजेंटेशन कि हमेशा डिस्टिंक्शन आपको इस तरह से लिखना है, पहला कॉलम सीरियल नंबर, देन पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन,
बाद में जो आपके क्वेश्चन पेपर में जो ऑर्डर में दिया है, अगर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दिया तो वैसे ही लिखो, स्टेट को आगे डिस्ट्रिक्ट को पीछे, ऐसे ऑर्डर चेंज नहीं करना है। एग्जामिनर्स का माइंड में पता है कि डिस्ट्रिक्ट पहले है, तो आपका आपने अगर ऊपर के टाइटल्स मिक्स अप कर दिए तो यू कैन देयर कैन बी अ मिस्टेक इन करेक्शन। So please stick to the same order. Let us start with the first answer. I'll also highlight the first point here. I'll also keep highlighting the important objectives. Very important. Please pay attention. District Commission कौन set up करता है? District Commission is established by state government. Okay, I repeat. District Commission established by स्टेट गवर्नमेंट। while you are listening to me students, पूरा बाय हार्ट कर लो, टाइम नहीं है, बस अभी फटाफट एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। ये तो पूरा मौका लकीली मिला है, इतने दिन मिल गए हैं, तो ध्यान से सुनो और बाय हार्ट करते जाओ। नेशनल कमीशन इज सेट अप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल है। अब देखो ऊपर का सारा पार्ट, बाकी पूरा का पूरा पार्ट सेम है सब में, तो ये कोई एक ही वर्ड इतना समझना है, ट्रू और फॉल्स आपको आ सकता है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एंड योर आंसर विल बी फॉल्स। सो 1 मार्क के लिए जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू राइट एनी ट्रू और फॉल्स का कोई करेक्शन नहीं करना है इसमें, you have to just mention it is a false statement. I'll repeat the example. District Commission is a dispute redressal forum established by district government. अगर लिखा है तो it is a false. All right. So that's about your first point. You see the second point there. President कौन बनेगा? तो either it is a sitting judge or a retired judge of the district court. Okay. In state commission, it is either the sitting or retired judge of high court. So if you don't understand any of these meanings, I would be very happy to answer the questions which you have. So I think Rajesh, I have already highlighted the several justify questions which we expect here, and I'll just come to the case study which is omitted. Let me check if there is something which is omitted there. If there are any other questions, please post them in the chat, and I will be very happy to answer them. So if you will see here, going back to point number 2, district commission का president कौन होता है? जो sitting judge है, मतलब उस समय he is actually holding office and he is appointed as the judge in the district court. और sitting मतलब actually वहाँ पे उसका appointment चालू है, अथवा or else it could even be somebody who has retired. ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट होते हैं हाई कोर्ट के जज, और नेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। सो प्लीज मार्क दिस। ये सारी चीजें डिस्टिंक्शन में तो आती है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी काफी बार पूछते हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कितने लोग अलाउड हैं? 2, नॉट लेस देन 2, मतलब प्रेसिडेंट प्लस 2 मेंबर्स। समझ में आया? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 is the president and there are 2 other members. Out of these members, अगर आप जो पैराग्राफ पढ़ोगे उसमें आप देखोगे one of them has to be a woman. Okay, ये 3 में से one of them has to be a woman. That's again a requirement. अच्छा, members in national state commission देखो, you have to have not less than 4. और ये कौन होते हैं? ये कहाँ से कौन अपॉइंट करता है? इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन मिलती है। जो भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी है, वो लोग अपने IAS ऑफिसर्स, कॉर्पोरेट हेड्स, मिनिस्टर्स को इन सारे कंज्यूमर कोर्ट्स में हेड बनाते हैं। सिमिलरली इन नेशनल कमीशन अगेन नॉट लेस देन 4 मेंबर्स। सो प्लीज नोट हियर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 2 मेंबर्स, स्टेट और नेशनल में 4 मेंबर्स। सभी जगह पर उनके मेंबर्स कहाँ से अपॉइंट होते हैं? इन कंसल्टेशन विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रेस्क्राइब करेगी, रेकमेंड करेगी, उनको बनाया जाएगा। ठीक है, चलो। मेंबरशिप टेन्योर, आई रिपीट, टेन्योर का मतलब होता है पीरियड।
कितने पीरियड के लिए उनको अपॉइंट करते हैं, जैसे he is appointed for 5 years or up to the age of 65 years, whichever is earlier. So if a person of 62 years becomes the member of district commission, तो जब वो 65 का होगा, मतलब 2 साल के अंदर ही वो रिटायर हो जाएगा. बट इफ इट इज अ यंगर पर्सन, वो पूरे 5 years तक बन सकता है. सो विच एवर इज अर्लियर. सेम हियर, सेम रूल है 5 years, बट अपर एज लिमिट है स्टेट कमीशन में 67. एंड इन केस ऑफ नेशनल कमीशन, अपर एज लिमिट इज 67 years फॉर मेंबर्स, बट प्रेसिडेंट के लिए एज लिमिट है 70 years. इज दैट वेरी क्लियर? ओके, आई होप ये जब कर रहे हो, अब तक शायद कर भी लिया होगा आपने. नहीं किया है तो अभी अभी आप देखते हुए या तो पूरा अच्छा से रिवाइज कर लो, या आप इसके ऊपर यू कैन इवन लर्न इट राइट नाउ. ओके, चलो पॉइंट नंबर 5. सो व्हाट डज डिस्ट्रिक्ट कौन से एरिया में आता है? डिस्ट्रिक्ट एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है. लाइक वी हैव मुंबई डिस्ट्रिक्ट, थाने डिस्ट्रिक्ट, तो ये हो गया इट्स कवर्ड इन अ पर्टिकुलर स्टेट. योर डिस्ट्रिक्ट स्टेट कमीशन इज अ पर्टिकुलर स्टेट. एंड यहाँ पे नेशनल कमीशन पूरे देश में जहां भी कोई केस होगा अबव 10 crores, वो वहां पे इंटरटेन होगा. सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 6 पॉइंट में है, जो काफी चांसेस है बोर्ड में आने के लिए. यहाँ पे हम कौन सी कंप्लेन लेके जाएंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम में? जब अमाउंट ऑफ कंप्लेन इज नॉट मोर देन 1 crore, तब हम ये कंप्लेन यहाँ लेकर जाएंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन. हियर यू विल सी अमाउंट शुड नॉट बी. अब हम यहाँ पे अगर आप आंसर में लिखते हो ना, to entertain complaint where value of goods and services paid on consideration does not exceed rupees 1 crore. तो अगर आप लिखते हो services paid on consideration of rupees 1 crore, तो your answer is wrong. It should be does not exceed, less than. Okay, that not exceed is very important. Less than 1 crore is very important, तो ही आपका आंसर सही है. यहाँ पर if you will see here, exceeds 1 crore but does not exceed rupees 10 crore. आई बात समझ में? एंड लास्ट जैसे हमने बताया that the compensation consideration does not exceed 10 crore. Okay, sorry, it exceeds 10 crore. Okay, here it is actually वो 10 crore से ज्यादा है तो आप नेशनल कमीशन में अपील करोगे. The last point, please understand very carefully. If you will see here कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आपने केस फाइल किया, ठीक है, आपने एक 50 लाख का फ्लैट का बिल्डर ने आपको चीट किया है, आपने डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस फाइल किया बिकॉज वो 1 crore से कम है. डिस्ट्रिक्ट कमीशन के कोर्ट में फैसला सुनाया कि नहीं, आपकी गलती नहीं है, बिल्डर की गलती नहीं है, आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा. यू आर नॉट हैप्पी विथ दिस डिसीजन. यू हैव द राइट टू अपील अगेंस्ट. अपील कर सकते हो, ठीक है. अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन के फैसले मंजूर नहीं है, यू कैन अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन. और कहाँ जाके आप अपील कर सकते हो? स्टेट कमीशन को. इज दैट वेरी क्लियर? तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने भले आपका 50 लाख है, 1 crore से कम है, लेकिन वहां फैसला हो जाने के बाद वही 1 crore के कम वाला केस आप अपील के लिए ले जा सकते हो स्टेट कमीशन. इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द स्टेट कमीशन, देन यू कैन गो टू द नेशनल कमीशन में अपील कर सकते हो. एंड अगर नेशनल कमीशन के फैसले से आप खुश नहीं हो तो आप अपील करने कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट. आई होप द डिस्टिंक्शन इज वेरी क्लियर. हर एक पॉइंट का जो ऑब्जेक्टिव है बहुत इंपॉर्टेंट है. एक भी मार्क ऑब्जेक्टिव में कहीं भी लूज नहीं करना है. एंड सो डू ऑल दिस वेरी वेरी केयरफुली. I think that's it in our chapter. I'll just take a few questions that are there. Sanjana wants to know whether their housing में जो distinction है about bonded and duty paid,
if you want, somewhere on the website also आपको इसका distinction मिल जाएगा, लेकिन टेक्स्ट बुक में it is not printed. So I really doubt कि जो कोविड ईयर में वो ऐसा एक डिस्टिंक्शन पूछेंगे जो टेक्स्ट बुक में है ही नहीं. So don't worry about that. You can be safe. Don't worry. वेयरहाउसिंग वाला डिस्टिंक्शन आने का चांस काफी कम है. Then Rajesh have answered all the justified questions. I'll just go to the case study that Shifa is talking about. Let me see if any case study here would be. Yes, there is one case study which is talking about responsibility of the consumer. See, if you see Meera, the second case study जो है, Meera is a resident of Nagpur district and उन्होंने एक वॉशिंग मशीन खरीदा था, बट उन्होंने बिल नहीं मांगा था, कैश मेमो विदाउट अ बिल. तो ये क्या है, ये मीरा की कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप आगे जाके कंज्यूमर कोर्ट में कोई केस फाइल करना चाहते हो तो यू मस्ट हैव द बिल फॉर दैट. सो ये टॉपिक हो जाता है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी का. तो आपके पोर्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो ये केस स्टडी ओमिटेड है. ओके, I have posted a video on case studies exclusively. Do watch that and that will really give you a good idea. Plus जो मैंने 2 वीडियोस डाले हैं, शायद बच्चे नोटिस नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो लास्ट ईयर पोस्ट किया था. वो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के 2 वीडियोस हैं. पार्ट 1 जिसमें चैप्टर 1 टू चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है एंड चैप्टर 5 से चैप्टर 8 पार्ट 2 की वीडियो में है. अगर दोनों आप देख लेते हो तो आपको बिल्कुल एक चैप्टर से क्या पढ़ना है वो समझ में आ जाएगा. सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन and hope you all will make good use of the revision sessions and you will really benefit from the entire series that I'm taking. So any doubts you have, any questions you have, I'll be more than happy to answer them. So please post your comment, do share, subscribe, share the revision sessions. Just 2 more days left for your exams. So I wish you're going to be able to solve entire 80 marks paper if you've done every part of what, the most important parts that I'm telling you. So at this point, I will just see if I can share the screen and tell you about the the most important topics that you should be doing in the chapter of social responsibilities and marketing. Okay, students, मैं ये slide share कर रही हूँ. If you want, you can take a screenshot of this. Suppose आप आज या कल में ये चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आप बिल्कुल उससे क्लियर हो जाओगे कि इस चैप्टर में से क्या पढ़ना है. 10 मार्क्स के लिए आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर. शॉर्ट नोट जस्टिफाई आएगा. नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फुल चांसेस है. इसके बाद देखो 6 इंटरेस्ट ग्रुप्स है, 6, लेकिन बोर्ड में आपको जो मैंने हाईलाइट किए बॉक्स में जो दिख रहे हैं आपको 4, ओनर्स, एम्प्लॉइज, कंज्यूमर, गवर्नमेंट. ये 4 के आंसर पढ़ो तो आपके लिए ये सफिशिएंट हो जाना चाहिए. ओके, सो जस्ट मेक श्योर कि ये मार्किंग्स आप कर लेते हो. प्लस टॉपिक नंबर 6.4 इज ऑल्सो डिलीटेड. ठीक है, बिजनेस एथिक्स आपके पोर्शन में नहीं है. और एक बात, 6.3 social responsibility toward protection of environment, you don't have to worry. EVS जैसा पार्ट है तो आपको ये नहीं करोगे तो भी चलेगा. ठीक है, प्लस ऑब्जेक्टिव्स पूरे टेक्स्ट बुक में से आएंगे, पूरे चैप्टर में से, लेकिन जो पॉसिबल 5 शॉर्ट नोट्स हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर वो इस टॉपिक पर आएंगे. इज दैट ओके? चलो, सिमिलरली आई जस्ट टेक 2 more minutes and finish with the topics on what we have under marketing. मार्केटिंग के टॉपिक के नीचे आप देखो तो मार्केटिंग में सबसे पहले हमने 20 मार्क्स. ओके, ये बहुत बड़ा बात है दैट मार्केटिंग में 20 मार्क्स के लिए पूरा पूछ रहे हैं. सो वट एवर यू हैव अंडर मार्केटिंग, टोटली टॉपिक नंबर 8.4 जो है टाइप्स ऑफ मार्केट, ये ओमिटेड है. एंड दैट टाइप्स ऑफ मार्केट के ऊपर अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टेक्स्ट बुक में पीछे डिस्कस की. तो आप उसका कोई टेंशन मत लो, आप वो क्वेश्चंस करने की कोशिश भी मत करो.
इनफैक्ट मार्केटिंग के पीछे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल ही आप सॉल्व नहीं कर सकते हो. इनफैक्ट दोनों की स्टडी भी नहीं हो सकता बिकॉज सब कुछ ही टाइप्स ऑफ मार्केट पे. तो एनीवेज डोंट वरी, आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में वो देख लो. लाइक आई हैव सेड, लॉन्ग आंसर मे बी फ्रॉम द सेकेंड लॉन्ग आंसर. पहला लॉन्ग आंसर बिजनेस सर्विसेज से पक्का है. The second option that you have for long answer is either from functions of the management, that's your second chapter, or it can be from marketing. ठीक है, पक्का नहीं, फिक्स नहीं. सितंबर के पेपर में मार्केटिंग पर आया था, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. तो जब आप पढ़ रहे हो आपको आइडिया आ जाएगा. एक खास बात बताऊं, सितंबर के पेपर में ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग है, इस आंसर पे 3 आंसर्स. ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म, टू कंज्यूमर. ओके, ऐसे 3 अलग टॉपिक्स है. आउट ऑफ दैट 2 केम इन द बोर्ड एग्जाम. तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पे देयर वाज अ लॉन्ग आंसर. इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग पे 2 शॉर्ट आंसर आए थे. एक बात ध्यान में रखो, देयर इज चॉइस इन द पेपर. आई हैव टोल्ड यू अबाउट the whole thing about the most important chapter, क्या पहले करना है क्या बाद में करना है. तो ये चीज को ध्यान में रखो. if you have not been able to do the marketing chapter even now, तो आप इसमें से ऑब्जेक्टिव्स पूरी तरह से करो. और जो टॉपिक है ना इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग के 3 आंसर कर लो. आई थिंक यू शुड बी सेफ. ओके, आई थिंक आप इसके साथ भी सेफली पूरा 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर पाओगे. ऑलराइट, so I think that's all for now. Thank you very much for joining in. I would end my session here and hope to see you back tomorrow for the last session. We will finish the social responsibility and chapter. Shouldn't be taking too long tomorrow. I just hope you're making good use of the sessions and wish you all the best, and may God bless you all with lots and lots of